After all this introduction, let me start with very important question. What is DevOps? और अभी तक जितने भी बंदों से क्वेश्चनिंग ऐसे की जाती है 70 to 80% ये ऑब्जर्व किया गया है कि लोग इसका आंसर जो है गलत देते हैं बेसिकली। लोग कहते हैं कि DevOps इज़ अ टूल, DevOps इज़ अ टेक्नोलॉजी और DevOps इज़ अ प्रोसेस, बट इट इज़ कम्प्लीटली रॉन्ग. So what exactly DevOps is? Don't be scared of this term. DevOps is nothing. It is just a practice, or DevOps, you can say that it's nothing, it's just a methodology of making developers and operations people work together. Hence, this term came into picture. If, let's say, if I write here DevOps, and if I split it into two sections, मैं अगर इसको दो हिस्सों में बांटता हूँ तो आप देख सकते हैं कि ये दो वर्ड्स बन जाते हैं, डेव एंड ऑप्स. और ये सिर्फ दो वर्ड्स नहीं है, ये बेसिकली दो टीम्स हैं. अगर मैं आपको बताऊं तो ये डेवलपमेंट की टीम की बात हो रही है एंड ऑपरेशंस की टीम की बात हो रही है. और ये प्लस बेसिकली ये कर रहा है कि ये जो मेथडोलॉजी है ये डेवलपमेंट और ऑपरेशंस के बंदों को जोड़ती है, साथ काम करने के काबिल बनाती है, आप ये कह सकते हैं. अच्छा, मैंने ये तो कह दिया. आई एम स्टिल वंडरिंग, what do you mean by practice or methodology of making developers and operations people work together? How exactly it is achieved? मतलब ये तो पता चल गया कि ये कह रहे हैं कि ये मेथडोलॉजी है, ये कह लो कि प्रैक्टिस है, पर ये कैसे मेथडोलॉजी है, ये किस तरह से काम करती है. तो ये चीज़ समझने से पहले सबसे पहले हमें ये चीज़ समझनी पड़ेगी कि डेवऑप्स के कल्चर के आने से पहले डेवलपमेंट की टीम और ऑपरेशंस की टीम को क्या प्रॉब्लम्स फेस हो रही थी. अगर हम वो पहले अंडरस्टैंड करेंगे देन हम डेवऑप्स को अच्छी तरह से अंडरस्टैंड कर सकते हैं. सो व्हाट आर द प्रॉब्लम्स, what are the challenges faced by development team and operation team without working together, without any collaboration, without any proper coordination between them, and why this particular methodology came into picture. तो इसको समझने के लिए ऐसा करते हैं. मैं यहाँ पे लिखता हूँ, हमारे पास दो मेन टीम्स होती हैं. एक मैं कह देता हूँ यहाँ पे हमारे पास डेवलपमेंट की टीम है जी, ठीक है जी. और एक हमारे पास है जी टीम ऑपरेशंस की टीम, ठीक है. तो अगर मैं बात करूँ कि जो डेवलपमेंट की टीम है इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, जैसे इन टीम की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ में क्या आता है. लेट्स सपोज मैं यहाँ लिखता हूँ, आपके यहाँ पे कोडिंग आ जाती है, इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी के अंदर टेस्टिंग आ जाती है, रिलीज़, ये जो सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं इस तरह की, ये सारी डेवलपमेंट की टीम की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आ जाती है. अच्छा, अगर मैं बात करूं कि ऑपरेशंस की टीम की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती है, तो हम ये कहेंगे कि जो ऑपरेशन की टीम है ना, दे हैव टू मैनेज ओवर इंफ्रास्ट्रक्चर. ऑपरेशंस की टीम जो है, यहाँ लिख देता हूँ मैं, दे हैव टू मैनेज ओवर इंफ्रास्ट्रक्चर, ठीक है. अब इंफ्रास्ट्रक्चर से क्या बात है, इंफ्रास्ट्रक्चर से मुराद है वो हमारे सर्वर्स मैनेज कर सकते हैं, ठीक है. वो चाहे फिजिकल सर्वर हो या वर्चुअल मशीन हो, वो हमारे राउटर्स, ये भी इंफ्रास्ट्रक्चर में आते हैं, स्विचेस, फायरवॉल्स, किसको कितनी एक्सेस देनी है और एक्सेस राइट्स, ये सारी चीज़ें जो है ये किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी में आती है, ये सारी चीज़ें आती हैं ऑपरेशंस की टीम रिस्पॉन्सिबिलिटी के अंदर. अच्छा, डेवलपमेंट की टीम में कौन होते हैं. डेवलपमेंट की टीम में अगर आप देखें तो आपको मिलेंगे प्रोग्रामर्स, टेस्ट इंजीनियर्स, कोडर्स, या इस तरह के जो बंदे हैं ये आपको मिलेंगे डेवलपमेंट की टीम के अंदर. लेकिन ऑपरेशंस की टीम की बात की जाए तो ऑपरेशंस की टीम में जो बंदे मिलेंगे आपको, वो आपके एडमिन्स होंगे. वो हो सकता है आपका नेटवर्क एडमिन हो, नेटवर्क इंजीनियर आप कह सकते हो उसको, नेटवर्क इंजीनियर. आपके टेक्नीशियंस हो सकते हैं, जो भी आपके टेक्नीशियंस होते हैं. आपके डेटाबेस एडमिन्स हो सकते हैं, आपके डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर्स हो सकते हैं.
ठीक है, इसी तरह से ये जो इस तरह के बंदे हैं सारे, ये आपकी किस कैटेगरी में आते हैं? ये आपकी ऑपरेशंस की टीम के अंदर आते हैं। तो अब क्वेश्चन ये है कि व्हाई देयर इज प्रॉब्लम बिटवीन डेवलपमेंट टीम एंड ऑपरेशंस टीम। अब इनमें कोई प्रॉब्लम, जैसे अब ये वाला कल्चर अगर हमारे सामने आया है, तो इसके आने के पीछे कोई रीज़न होगी। हम क्यों डेवऑप्स के बारे में बात करें, कोई ना कोई प्रॉब्लम्स तो होंगी जो इन दोनों टीम्स को फेस हो रही होगी, जिसकी वजह से हमें ये वाला कल्चर हमारे सामने आया है। अच्छा, उसको समझने से पहले मैं आपके सामने एक यूज़ केस लेता हूँ और उसके साथ हम इसको समझने की कोशिश करते हैं। अज्यूम हम लोग एक कंपनी के लिए काम कर रहे हैं और हमारी कंपनी जिसके लिए हम काम कर रहे हैं उसका नाम है पिना क्लाउड। ठीक है, और पिना क्लाउड के लिए मैं काम कर रहा हूँ और पिना क्लाउड को एक प्रोजेक्ट मिलता है। एक XYZ कंपनी, लेट्स सपोज मैं ले लेता हूँ, पिना क्लाउड को एक प्रोजेक्ट मिलता है ऊबर से। ठीक है, और ऊबर से उन्हें मिलती है कि उन्होंने एक एप्लीकेशन डिज़ाइन करनी है, एप्लीकेशन बेसिकली डेवलप करनी है। जैसे ट्रैवलिंग पर्पस के लिए ऊबर, आपको पता है जो ये ऐप है जो आप राइड बुक कर सकते हो। लेट्स सपोज उन्होंने आपको कहा है कि आपने ये वाली एप्लीकेशन उनके लिए डेवलप करके देनी है। तो आपको जाहिर सी बात है कि जो आपकी पिना क्लाउड की टीम है, इनके पास आपके पास ऑपरेशंस की टीम भी होएगी, इनके पास आपके डेवलपमेंट की भी टीम होएगी। मतलब जो पिना क्लाउड है हमारे पास, आगे उनके पास डेवलपमेंट की टीम भी होएगी और उनके पास आपकी ऑपरेशंस की टीम भी होगी। अब डेवलपमेंट की टीम अपना काम स्टार्ट करने से पहले उनको एक रिक्वायरमेंट है। अब डेवलपमेंट की टीम अपना काम स्टार्ट करना चाहती है, तो सबसे पहले हमें उनको क्या प्रोवाइड करना पड़ेगा? हमें डेवलपमेंट की टीम को इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करना पड़ेगा। इंफ्रास्ट्रक्चर से क्या मुराद है कि लेट्स सपोज अब उन्होंने वहाँ पे कोडिंग स्टार्ट करनी है प्रोग्रामर्स ने, या कोई अपना XYZ कोई भी टास्क परफॉर्म करना है, तो वो हवा में कोडिंग तो नहीं करेंगे, उनको कोई मशीन्स चाहिए। वो चाहे आप क्लाउड पे बना के दे दे उनको मशीन, आप उनको फिजिकल मशीन दे दे, आप किसी तरह से उसको वर्चुअल मशीन की एक्सेस दे दे, किसी तरह से भी दे, लेकिन उनको कोई ना कोई इन्वायरमेंट चाहिए, उनको कोई इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए। तो सबसे पहली चीज़ क्या है? उनको इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए डेवलपमेंट की टीम को। तो लेट्स सपोज मैं कहता हूं कि जो पिना क्लाउड की प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की टीम है, जो पिना क्लाउड की प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की टीम है, उन्होंने क्या किया? उन्होंने बेसिकली रेज की एक रिक्वेस्ट, मैं यहां पे लिख देता हूं, रेज्ड अ रिक्वेस्ट। पिना क्लाउड की जो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की टीम है, उन्होंने रेज्ड की एक रिक्वेस्ट किनको? आपकी ऑपरेशन की टीम को, कि लेट्स सपोज वो कहते हैं उनको 5 लैपटॉप्स चाहिए। एग्जांपल ले रहे हैं जी, उनको 5 लैपटॉप्स चाहिए। ये रिक्वेस्ट की आपकी मैनेजमेंट ने ऑपरेशंस की टीम को। अच्छा, अब ये जब रिक्वेस्ट आपकी ऑपरेशंस की टीम पे जाएगी, तो ऑपरेशन की टीम ये पहले भेजेगी अपनी प्रोक्योरमेंट टीम, जो बेसिकली बाहर के वेंडर्स पे जाती है और वहाँ से जो कोटेशंस लेके आती है और जो डीलिंग करती है उनको देगी, और उनको बताएगी कि ये सारी रिक्वायरमेंट्स हमें मिली है कि लेट्स सपोज 8 GB रैम होनी चाहिए, इतने GB आपकी हार्ड डिस्क या SSD आपको चाहिए, या जो भी आपकी रिक्वायरमेंट्स है, मशीन HP की हो या डेल की हो, ये जो सारी चीज़ें हैं ये ऑपरेशंस की टीम दूसरी टीम को बताती है। और वो सारा लंबा प्रोसेस, आपको जो बंदे कंपनीज में काम करते हैं आपको आइडिया होगा कि ये काफ़ी एक लंबा प्रोसेस है। ये ऐसे ही नहीं कि आपने कहा और ले आया, इनके ऊपर कितनी एप्लीकेशंस पुट करते हैं और फिर वो अप्रूवल्स ये वो, तो ये सारे चक्रों के बाद लेट्स सपोज हम कहते हैं कि ये सारा कुछ हुआ और जो टीम है उसने 5 लैपटॉप ला के आपके ऑपरेशंस की टीम को दे दिए। अब आपकी ऑपरेशंस की टीम को आप वो लैपटॉप मिले हैं। अब आपकी ऑपरेशंस की टीम क्या कर रही है? अब आपकी ऑपरेशंस की टीम उन लैपटॉप्स के ऊपर अपने ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल कर रही है, उसके ऊपर वो सारे अप्रोप्रिएट टूल्स इंस्टॉल कर रही है, वो सारी एप्लीकेशंस इंस्टॉल कर रही हैं जो कि रिक्वायर्ड है सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के लिए। जो कि लेट्स सपोज अगर मैं कहता हूँ VS कोड रिक्वायर्ड है, तो ये आपकी जो ऑपरेशंस की टीम है ये VS कोड उसको इंस्टॉल करके देगी। लेट्स सपोज जावा रिक्वायर्ड है, वो जावा इंस्टॉल करके सारी जो भी रिक्वायरमेंट है सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट की, ये सारा कुछ इंस्टॉल करेगी और देन ये दे देगी ये लैपटॉप्स किसको? डेवलपमेंट की टीम को। अब इस स्टेज पे आपने मेरी बात सुननी है। अच्छा, ये मैं एक कहानी बना के लेके चल रहा हूँ, ये चीज़ों को आपने माइंड में रखना है और आप देखेंगे कि सब थोड़ा सा आप आगे जाएंगे सब कुछ एकदम क्लियर हो जाएगा, आप लोगों को कोई मसला नहीं रहेगा। तो आप लोगों ने फोकस रखना है बस। तो अब इस स्टेज पे जब आप उन्होंने लैपटॉप दोबारा डेवलपमेंट टीम को दे दिए, तो डेवलपमेंट की टीम हैप्पी है
अब डेवलपमेंट की टीम भी हैप्पी है, ऑपरेशंस की टीम भी हैप्पी है। डेवलपमेंट की टीम क्यों हैप्पी है? उनके पास वो सारा, उनके पास पहली बात है इंफ्रास्ट्रक्चर आ गया और वो सारा कुछ सेटअप है, वो बस स्टार्ट कर सकते हैं अपनी डेवलपमेंट। ऑपरेशंस की टीम क्यों हैप्पी है? क्योंकि जो उनको रिक्वेस्ट आई थी उन्होंने रिजॉल्व किया, अभी कोई कंफ्लिक्ट या कोई किसी किस्म का मसला नहीं है। और हम कहते हैं कि जो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की टीम है हमारी, ये जो पिना क्लाउड की, उसने ये डिसाइड किया और वो सारा कुछ करने के बाद कि ये जो एप्लीकेशन बनेगी ये जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में बनेगी जी। मैं कहता हूँ ये जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर हम लोग, उन्होंने डिसाइड किया कि ये एप्लीकेशन बनाएंगे। तो हर चीज़ रेडी हो गई, डेवलपर्स ने कोड करना स्टार्ट कर दिया और वो सारी डेवलपमेंट स्टार्ट हो रही है। लेट्स सपोज आफ्टर 3 to 4 months, एग्जांपल ले रहे हैं, आफ्टर 3 to 4 months क्या होता है? आफ्टर 3 to 4 months ये होता है कि एक रिक्वायरमेंट आती है। करंटली अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ कि करंटली जो हमारे डेवलपर्स हैं वो जावा का वर्जन यूज़ कर रहे हैं, लेट्स सपोज 1.8। मैं कहता हूँ कंट्री जो हमारे डेवलपर्स हैं वो जावा का जो वर्जन यूज़ कर रहे हैं वो कौन सा है? 1.8। लेकिन ओरेकल जिसकी ये जावा है, इन्होंने अपनी जावा का वर्जन जो किया, वो अपडेट कर दिया और उसने 1.9 उसने अपना नया वर्जन जावा का निकाल दिया। अब डेवलपर्स को चाहिए कि वो, लेट्स सपोज कोई भी रिक्वायरमेंट आ जाती है, एप्लीकेशन पुराने वर्जन पे नहीं चल रही है, कोई भी मसला है, उनको चाहिए कि वो जावा का वर्जन 1.9 करें अपने लैपटॉप्स पे। तो क्या आपको लगता है कि डेवलपर्स खुद ही अपने, अगर लेट्स सपोज लाइनक्स की मशीन पे काम कर रहे हैं तो एपीटी इंस्टॉल जावा 1.9 इस तरह से करके अपने इंस्टॉल कर लेंगे? बिल्कुल भी नहीं। उनके पास राइट्स नहीं होते इस तरह की मैनेजमेंट के रिलेटेड, उनके पास अपने के रिलेटेड राइट्स होते हैं, तो ये खुद नहीं काम किया जा सकता। तो फिर क्या होगा? फिर एक डेवलपमेंट टीम जो है, फिर ये रिक्वेस्ट रेज होगी यहाँ पे, फिर वो करेंगे रेज्ड रिक्वेस्ट किस चीज के लिए? अब वो रिक्वेस्ट करेंगे कि हमारा जावा का वर्जन 1.8 से 1.9 चाहिए, हमें वो वाला करके दे दो। तो अब आपको क्या लगता है कि आपकी इसी रिक्वेस्ट पे ऑपरेशंस की टीम डायरेक्ट आपको एक कमांड इंस्टॉल करेगी क्योंकि उनके पास एडमिन राइट्स हैं, तो वो आपको वापस दे देगी? बिल्कुल ऐसे नहीं। आपकी ऑपरेशंस की टीम की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो इंफ्रास्ट्रक्चर को स्टेबल रखे। तो उसके लिए वो पहले कितने ज्यादा चेक्स करेंगे? चेक से मुराद है वो ये देखेंगे कि अगर लेट्स सपोज मैं जावा का वर्जन 1.8 से 1.9 कर देता हूं तो क्या ऐसा तो नहीं कि कोई और एप्लीकेशन इसी से डिस्टर्ब हो जाए कि 1.9 करने से ये भाई का तो काम हो जाए लेकिन कोई और चीज चल रही है जो 1.8 के साथ कंपेटेबल थी वो तो नहीं खराब हो रही? तो इस तरह के कितने ज्यादा चेक्स होते हैं, उनको पहले सारे वो चेक्स परफॉर्म करने पड़ेंगे और उन चेक्स परफॉर्म करने के बाद उनको ये पता चलेगा कि हाँ अब ये सब कुछ ठीक है, देन वो करेंगे। और उस टाइम पे ये आपके डेवलपर्स जो है वो वेट कर रहे हैं। ठीक है, ये मैं वो प्रॉब्लम्स डिस्कस कर रहा हूँ जो डेवऑप्स के कल्चर के आने से पहले ही जो प्रॉब्लम्स है मैं वो सारे डिस्कस कर रहा हूँ। तो अच्छा, एक आपको मैं एक ब्रॉड टर्म में अगर बताऊं तो मैं कहता हूं कि जो आपकी डेवलपमेंट की टीम है ना, जो डेवलपमेंट की आपकी टीम है, यहां पे मैं आपको कहता हूं जो आपकी डेवलपमेंट की टीम है ना, दे विल ऑलवेज लुकिंग फॉर एजिलिटी। they will always looking for agility means they need some kind of changes in order to proceed। उन्हें कुछ ना कुछ चेंज चाहिए अपना काम आगे लेके जाने के लिए। लेट्स सपोज मैंने एग्जांपल दी, उनको जावा 1.8 के बाद 1.9 उनकी रिक्वायरमेंट आ गई, उनको चाहिए था चेंज। लेकिन अगर सेम स्केल की बात की जाए ऑपरेशंस की टीम पे, ऑपरेशंस की टीम की बात की जाए तो ऑपरेशंस की जो टीम है, सॉरी, ऑपरेशंस की जो टीम है उसको क्या चाहिए? दे विल ऑलवेज लुकिंग फॉर स्टेबिलिटी। जो ऑपरेशंस की टीम है वो क्या है? स्टेबिलिटी किसके अंदर? इन इंफ्रास्ट्रक्चर। वो हमेशा ये देख रहे होते हैं कि मेरे इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर जो है स्टेबिलिटी आए। वो चाहते हैं कि ये बार बार इधर उधर करने से मेरा स्टेबिलिटी खराब हो सकती है, तो वो हमेशा चाहते हैं कि स्टेबल रहे। तो देर इज अ ह्यूज गैप, और आप ये कह सकते हो ह्यूज वेट टाइम और गैप बिटवीन दीज टू टीम्स। ये जो आपकी डेवलपमेंट की टीम है और आपकी जो ऑपरेशन की टीम है, इनके दरमियान ये जो गैप है, आप इस गैप को ओवरकम कैसे कर सकते हो? So there is an approach called DevOps. DevOps is an approach where
which can you can say that which can come into existence to overcome the gap of between these two teams. And gap between these two teams is because of you can say that lack of proper communication between them. You can say that lack of proper understanding between them. So what this methodology brought two teams work together and bring collaboration between these two teams. And one more important thing, DevOps is not only collaboration of these two teams. DevOps also bring automation of complete workflow. सिर्फ ये नहीं है कि आप ये समझे कि दो टीम्स के दरमियान कोलैबोरेशन करवाता है तो डेवऑप्स की ये बात है. डेवऑप्स बेसिकली क्या है? डेवऑप्स आपके पास आपका पूरा वर्क फ्लो है उसकी ऑटोमेशन करता है थ्रू आउट. अगर आप कोडिंग से स्टार्ट करते हैं, आप कोडिंग से स्टार्ट करें, आप उसके दरमियान जितने भी स्टेज आते हैं अनटिल प्रोडक्शन पे आपकी एप्लीकेशन चल रही है, उसके दरमियान जितने भी स्टेज आते हैं, ये सारे स्टेजेस को डेवऑप्स क्या करता है? ये सारे स्टेजेस को ऑटोमेट करता है बेसिकली. मैं एग्जांपल एक और आपके साथ एक और चीज़ के साथ हम इसे और डिस्कस करते हैं. लेट्स सपोज मैं कहता हूँ मेरे पास मेरी ऑपरेशंस की टीम पे 2 से 3 जो बंदे हैं वो काम कर रहे हैं. मेरी ऑपरेशंस की टीम में 2 से 3 बंदे मेरी ऑपरेशंस की टीम के अंदर हैं. और आपके पास इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे आप कह लो कि ज़्यादा है. लेट्स सपोज आपके पास 100 सर्वर है आपने जो मैनेज करने हैं. मैं कहता हूँ आपके पास 100 सर्वर्स जो है आपने मैनेज करने हैं. ठीक है, 100 सर्वर आपने मैनेज करने हैं और आपके पास बंदे हैं 2 से 3. अर्ली 90s पे क्या होता था? अर्ली 90s के अंदर कोई आपके पास ऑटोमेशन का टूल अवेलेबल नहीं था. अब आपके पास अगर ऑटोमेशन का कोई टूल अवेलेबल नहीं था तो आपको हर कॉन्फ़िगरेशन कैसे करनी पड़नी थी? आपको हर कॉन्फ़िगरेशन करनी पड़नी थी मैनुअल. बारी बारी 100 आपने सर्वर्स के अंदर जाना है. 100 सर्वर्स के अंदर जब आप बारी बारी जाएंगे आपको मैनुअली जाके लेट्स सपोज एक छोटी सी कॉन्फ़िगरेशन भी करनी है. मैंने Nginx का सर्वर इंस्टॉल करना है, मैंने कोई XYZ कोई चीज़ इंस्टॉल करनी है, कुछ कॉन्फ़िगर करना है, छोटा सा भी कोई काम है. लेट्स सपोज 2 लाइनों की कमांड है, लेकिन मुझे वो 2 लाइनों की कमांड 100 सर्वर्स के अंदर जाके मैनुअली एग्जीक्यूट करके आनी पड़नी थी. तो ये अर्ली 90s में होता था. लेट्स सपोज मैं इसकी एक रियल टाइम आपको एग्जांपल देता हूँ. आई थिंक मे बी सितंबर 22 में या उसके आसपास कहीं पे पूरी दुनिया में एक इशू आया था. बेसिकली एक वर्नेबिलिटी आई थी जिसको log 4j के अंदर बेसिकली वर्नेबिलिटी आई थी, जिसमें log 4j के अंदर जो वर्नेबिलिटी आई थी उसमें पूरी दुनिया अफेक्ट हुई थी बेसिकली. अब उसके थ्रू हैकर्स बेसिकली पेनिट्रेट कर सकते थे, या वो जो भी सिस्टम है, हम एथिकल हैकिंग नहीं पढ़ रहे, तो वो बेसिकली वर्नेबिलिटी आई जिसका सोल्यूशन क्या था? बेसिकली सोल्यूशन निकला, उन्होंने एक फिक्स निकाला. वो कहते हैं उसके log 4j के फ्रेमवर्क को अपडेट कर दो फलाने वर्जन पे, जहाँ पे उसका फिक्स आ गया है, जहाँ पे फिर उसकी वो वर्नेबिलिटी खत्म हो जाएगी. तो लेट्स सपोज मैं कहता हूँ कि मेरे पास अगर ये वाला सिनेरियो है, log 4j वाली अगर मैं बात करता हूँ, इस वर्नेबिलिटी मैं कहता हूँ इसका फिक्स क्या है? इसको अपडेट करना नेक्स्ट वर्जन पे एग्जांपल के तौर पे. और मेरे पास जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो 12 के सर्वर्स है मेरे पास लेट्स सपोज. और आपको पता है जो बड़ी कंपनीज हैं उनमें ये कोई बड़ी बात नहीं है इतने सर्वर्स होना. तो और वैसे भी जो बड़ी और अच्छी कंपनीज हैं उनके अंदर ये प्रैक्टिस क्या की जाती है कि हर वीक बेसिकली वो अपने तमाम सर्वर्स को स्कैन करते हैं, वर्नेबिलिटी रिपोर्ट निकालते हैं ताकि वो देख सके कि कोई उनका सर्वर वर्नरेबल तो नहीं है. लेट्स सपोज मैं कहता हूँ हमारी कंपनी के अंदर 12,000 जो है वो सर्वर्स हैं और मैं स्कैन करता हूं और मुझे बाद में स्कैन के बाद पता चलता है कि 6000 प्लस सर्वर्स के ऊपर हमारे पास log 4j की वर्नेबिलिटी मौजूद है. तो इसका सोल्यूशन क्या है? एक तो सोल्यूशन इसका ये है कि मैनुअल अब मैं बैठ जाऊं और मैं अपने साथ वाले बंदों को भी साथ लगाऊं और कहूं कि आओ मैनुअल लॉगिन करते हैं अकेले अकेले 6000 प्लस सर्वर्स पे, और वहाँ पे मैनुअल जाके क्या काम करते हैं, उधर मैनुअल जाके ये काम करते हैं, उधर जाके अपडेट की कमांड लगाई जाते हैं. अपडेट की कमांड ज़्यादा देर नहीं लगेगी, बस 6000 प्लस सर्वर पे अपडेट की कमांड लगानी है. तो ये काम बड़ा हेक्टिक है, मुश्किल है, और ये एक कोई प्रॉपर सोल्यूशन नहीं है. तो फिर इसका क्या प्रॉपर सोल्यूशन है? तो अगर मैं डेवऑप्स के एग्जांपल ये बेसिकली यूज केस की बात करूं तो इसका जो प्रॉपर सोल्यूशन है इन डेवऑप्स
लाइफ कह लो आप, तो हम कहेंगे इसका सोल्यूशन है एंसिबल। और एंसिबल क्या है? एंसिबल इज डेवऑप्स ऑटोमेशन टूल, इट्स कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट टूल बेसिकली। आपका ये डेवऑप्स जो है, एंसिबल जो है आपका ऑटोमेशन का टूल है। इसके साथ क्या हो सकता है? जस्ट यू नीड टू राइट वन एंसिबल प्ले बुक, वन YAML की स्क्रिप्ट आपको लिखनी पड़ेगी। उस एक YAML की स्क्रिप्ट को आपने एक दफ़ा पुश करना है, देन वो क्या करेगी, आपके 6000 प्लस सर्वर्स पे जाके अपडेट करते कि आपको मैनुअली केले केले पे जाना नहीं पड़ेगा और ये काम हो भी जल्दी जाएगा। तो ये आप ये कह सकते हैं कि ये आपका रोल है डेवऑप्स का, आपकी इंपॉर्टेंस कह सकते हैं जैसे डेली लाइफ में। ये तो जैसे एक एग्जांपल है, आप इसकी आप कह लो कि डिफरेंट एग्जांपल्स ले सकते हो। जैसे अभी मेरे माइंड में एक एग्जांपल आई है, पिछले दिनों मैं एक प्रोजेक्ट पे काम कर रहा था। मेरी एक अपनी प्रैक्टिस है कि मैं लेट्स सपोज मेरा कोई प्रोजेक्ट है, तो अगर उसको प्रोडक्शन में डिप्लॉय करने से पहले मैं उसका छोटा प्रोटोटाइप अपने पास अपने इन्वायरमेंट के अंदर डिप्लॉय करके देखता हूँ। तो उसके लिए रिक्वायरमेंट ये थी कि मुझे टॉम कैट का एक सर्वर, मुझे सोनर क्यूब का सर्वर, मुझे नेक्सिस की एक जैसे आर्टिफैक्ट पोस्ट, ये 3-4 सर्वर्स मुझे कन्फिगर करने पड़ने थे। और उसके बाद अंदर जाके मैंने अपने जो भी एप्लीकेशन का डिप्लॉयमेंट और वो सारा कुछ की प्रैक्टिस कर दी थी। लेकिन मसला ये है कि जब मैं ये काम करता हूँ तो मुझे ये सारा कुछ जब कन्फिगर करना है, लेट्स सपोज टॉम कैट का सर्वर कन्फिगर करते हुए मुझे आधा घंटा कन्फिगरेशन पे लगता है, मुझे फलाने करते हुए इतनी देर लगती है। तो है क्या, तो अगर आप ये देखो तो अगर आपको थोड़ा बहुत क्लाउड कंप्यूटिंग का पता है तो AWS 1 साल के लिए फ्री देता है, उसके बाद आपके पैसे चार्ज करता है। तो अब क्योंकि मेरे अकाउंट को साल से काफ़ी ज़्यादा टाइम हो गया है, तो अब अगर मैं कोई सर्वर्स ऐसे बनाता हूँ तो वो फिर मुझे चार्ज करता है घंटों के हिसाब से। तो मैं फिर क्या करता हूँ, मैं वो सर्वर्स अगर वो मैं बनाता हूँ और अपना यूज़ करने के बाद मैं जैसे उन सर्वर्स को टर्मिनेट कर देता हूँ, डिलीट कर देता हूँ। नेक्स्ट टाइम मैं फिर जब दोबारा लेट्स सपोज मैंने कोई चीज़ टेस्ट करनी है तो मुझे वो फिर दोबारा काम करना पड़ता था। तो मैंने क्या किया, मैंने एक छोटा सा एक चैट बोट सा बनाया जो कि बिल्कुल मेरा ये काम ही कर रहा है। मैंने उसमें 2-3 ही ऑप्शंस रखे। लेट्स सपोज मैंने टॉम कैट का सर्वर कन्फिगर करना है, मैंने नेक्सिस का और ये वो चीज़ें करनी है, तो मैंने सिंपल वहाँ पे एक पाइथन की लाइब्रेरी यूज़ की वॉइस रिकग्निशन की और उसके थ्रू एक छोटा सा चैट बोर्ड इस तरह से बनाया कि जस्ट मैंने ये लिखना था कन्फिगर टॉम कैट। अब कन्फिगर टॉम कैट से ऑटोमेटिकली बैकग्राउंड पे ये डेवऑप्स के टूल्स को ही यूज़ किया मैंने, जिसमें आपके टेराफॉर्म, ये जेंकिंस, ये एंसिबल और इस तरह के कुछ 3-4 टूल्स यूज़ किए। उनके साथ मैंने ये कर लिया कि जब भी मुझे यहाँ पे ये लेट्स सपोज टॉम कैट का सर्वर बनाना है तो मुझे वो मैनुअल पहले सर्वर नहीं बनाना पड़ेगा और मुझे वो जो सारी अंदर कन्फिग्रेशन आधे घंटे की करनी है मुझे वो करनी नहीं पड़ेगी। जस्ट मुझे क्या चाहिए, मैंने ये किया, मैंने सिर्फ कहा कन्फिगर टॉम कैट और उसने मेरे लिए विद इन 5 मिनट क्या किया, विद इन 5 मिनट उसने मेरा सर्वर जो है AWS से बना के कन्फिगर हुआ, सर्वर मैं रेडी टू यूज़ है। अब वो 5 मिनट में मैं अपना जो मर्जी, मैं अपनी कॉफ़ी बना के उतनी देर आ सकता हूँ, मैं जो भी अपना काम करना चाहूँ मैं वो 5 मिनट में कर सकता हूँ। तो ये मेरे लिए आसानी नहीं दी ये डेवऑप्स के टूल्स ने। तो ये अब डेवऑप्स के टूल डेली लाइफ की रूटीन में यूज़ होने लग गए हैं। ये जस्ट मैंने आपको ये जो एग्जांपल अभी दी है ना, ये मैंने वैसी एक एग्जांपल दे दी जस्ट आपको ये डेवऑप्स की इंपॉर्टेंस बताने के लिए और ये वो सारी चीज़ें। अच्छा अब इसके अलावा और भी काफ़ी हमारे पास रीजंस है कि हम डेवऑप्स को क्यों यूज़ करते हैं। लेकिन बिफोर डिस्कस अबाउट दैट, लेट हैव अ क्विक अंडरस्टैंडिंग अबाउट SDLC। और पहले हम लोग उसको देखते हैं, देन उसके ऊपर उसके बाद आएंगे। तो SDLC आप लोगों ने सारों ने अगर कोई बंदों ने यूनिवर्सिटीज़ में अगर आए तो उन्होंने SDLC की यूनिवर्सिटी में लाजमी पढ़ा होएगा। तो आप मैं आपको इस तरह से लेके जाता हूँ, हम लोग जो बेसिकली पहला मॉडल देख रहे हैं SDLC, आप लोगों ने ये नाम सुना होगा वाटरफॉल मॉडल का। वाटरफॉल मॉडल, वाटरफॉल मॉडल का। अच्छा, ये वाटरफॉल मॉडल किस तरह से है, लेट मी ड्रॉ फर्स्ट एंड देन हम इस पे बात करते हैं। ऐसा करते हैं कि मैं कहता हूँ कि मैं ऐसे ड्रॉ करता हूँ। मेरे पास जो सबसे फर्स्ट फेज आपके पास यहाँ पे वाटरफॉल मॉडल पे आता है, जब आप लेट्स सपोज आप इसी सिनेरियो को लेके चलो कि पिना क्लाउड को ऊबर की ऐप
बनानी है, लेकिन इस दफ़ा वो जो फॉलो कर रहा है वो वाटरफॉल मॉडल लेट्स सपोज फॉलो कर रहा है। तो जो वाटरफॉल मॉडल है यहाँ पे मैंने यहाँ पे लिखा, सबसे पहला जो इसका जो फेज़ है वो है रिक्वायरमेंट गैदर करना, रिक्वायरमेंट गैदर करना। ठीक है जी। अब ये रिक्वायरमेंट गैदर करना इसका फर्स्ट फेज है। अब ये रिक्वायरमेंट गैदर कौन करते हैं सर? ये रिक्वायरमेंट गैदर आपके करते हैं टेक लीड्स या आर्किटेक्ट्स जो आपकी कंपनी में होते हैं। ये उन बंदों का काम होता है, मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ। ये जो टेक लीड्स होते हैं या जो आर्किटेक्ट्स होते हैं आपकी कंपनी के अंदर, ये उन बंदों का काम होता है, वो लोग रिक्वायरमेंट गैदर करते हैं। अच्छा, रिक्वायरमेंट गैदर करने के बाद जो नेक्स्ट फेज हमारे पास आता है वो हमारे पास होता है डिज़ाइन का फेज। अब ये डिज़ाइन के फेज में भी कौन लोग शामिल होते हैं? डिज़ाइन के फेज में भी आपके यही टेक लीड्स और या आर्किटेक्ट्स वगैरह शामिल होते हैं। ये जब डिज़ाइन के फेज में होते हैं अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट्स, देन वो कुछ डॉक्यूमेंट्स बनाते हैं, कुछ हाई लेवल डॉक्यूमेंट्स, जैसे मैं यहाँ लिख देता हूँ SRS, आप सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन। तो ये कुछ इस तरह के डॉक्यूमेंट्स ये बंदे इस फेज में बनाते हैं। जब ये फेज कंप्लीट होता है तो नेक्स्ट फेज आता है हमारे पास, जो कि किसका होता है? इम्प्लीमेंटेशन का फेज। इम्प्लीमेंटेशन का फेज। और इम्प्लीमेंटेशन के फेज में कौन बंदे शामिल होते हैं जी? आपके डेवलपर्स, कोडर्स, जिन्होंने ये काम करना है। इम्प्लीमेंटेशन में कौन इंक्लूड होते हैं जी? आपके ये जो डेवलपर्स हैं वो इम्प्लीमेंटेशन में, जिन्होंने सारी कोडिंग शोडिंग करनी है। उसके बाद इम्प्लीमेंटेशन के बाद अगर आप देखें तो इम्प्लीमेंटेशन के बाद आपके पास आती है नेक्स्ट फेज टेस्टिंग का, क्योंकि जो आपने इम्प्लीमेंट किया उसके बाद आपको टेस्टिंग करनी पड़नी है ताकि आपको पता चले ये आपका ये ठीक तरह से इम्प्लीमेंट हुआ है, कोई बग्स वगैरह तो नहीं है। तो उसके अंदर हमारे पास QA जो क्वालिटी इंश्योरेंस टीम है वो यहाँ पे इंक्लूड होती है, जो ये काम कर रही होती है। और उसके बाद जो नेक्स्ट फेज हमारे पास आता है वो हमारे पास आता है डिप्लॉयमेंट का फेज। और डिप्लॉयमेंट का फेज आपके पास कौन सा फेज है? जब आपने एप्लीकेशन बना ली, डिप्लॉय भी तो करनी है ना, तो आप वो डिप्लॉयमेंट का फेज आता है, जो कि वाटरफॉल मॉडल में आप क्या लोग, लेट्स सपोज मैं कहता हूँ मिडलवेयर एडमिन्स जो होते हैं आपके पास, मिडलवेयर एडमिन्स होते हैं, ये जो है ना ये इस फेज में अपनी डिप्लॉयमेंट आपकी कर रहे होते हैं। और लास्ट फेज लेट्स सपोज मैं बात करता हूँ, तो लास्ट फेज आपके पास है आपका मेंटेनेंस का फेज। मेंटेनेंस का फेज। अच्छा, मेंटेनेंस में कौन आपके बंदे होंगे? आपकी सपोर्ट की टीम। लेट्स सपोज आपने बाद में मेंटेन भी तो करना है, कोई भी मसला आपकी ऐप के अंदर आता है तो आपकी सपोर्ट की टीम बेसिकली उसको मेंटेन कर रही होगी, उसको बता रही होगी। अच्छा, अगर आप इस वाले डायग्राम को देख रहे हैं, अगर आप इसको ज़रा ध्यान से ऑब्जर्व कर रहे हैं तो आपने ये देखा होगा कि हर फेज़ पिछले फेज़ पे डिपेंड करता है। लेट्स सपोज अगर आपके पास रिक्वायरमेंट ना होई तो आप डिज़ाइन नहीं बना सकते। अगर आपके पास डिज़ाइन नहीं है तो आप इम्प्लीमेंटेशन नहीं कर सकते। आपके पास डिज़ाइन ही नहीं, किस चीज़ की इम्प्लीमेंटेशन करोगे? अगर आपने इम्प्लीमेंट नहीं किया तो आप टेस्टिंग नहीं कर सकते। तो ये सारे जो फेजेस हैं ये पिछले फेज़ के ऊपर डिपेंडेंट है। पहले तो आपको इस वाले जो मॉडल के ड्रॉबैक्स के अंदर ये चीज़ आपको सामने पता चलनी चाहिए। और अगर आप उनमें से किसी एक चीज़ में चेंज करते हो तो आपको पूरा फ्लो, लेट्स सपोज डिज़ाइन चेंज हुआ ना, तो ये सारा कुछ आपको चेंज यहाँ पे करना पड़ेगा। आपके ये भी एक ड्रॉबैक में आता है। दूसरी चीज़, इस वाले जो मॉडल आप कह लो, इस वाले मॉडल के अंदर जो आपकी रिसोर्स यूटिलाइजेशन है ना वो बहुत पुअर है। अगर आप ये देखो तो पहली बात तो ये है कि ये जो आपका आप लेट्स सपोज का आपको रिक्वायरमेंट मिल रही है, इस वाले फेज के अंदर ये कहा जाता है कि आपने जो भी चीज़ है रिक्वायरमेंट तमाम पूरे प्रोजेक्ट की एक साथ ही लेनी है आपने। उसके बाद फिर तमाम प्रोजेक्ट का डिज़ाइन एक साथ करना है, फिर सारी इम्प्लीमेंटेशन, फिर सारी टेस्टिंग और सारा कुछ ये। तो अगर आप ये देखो, आपने डेवलपर्स हायर किए हुए हैं, ऑपरेशंस के बंदे हायर किए हुए हैं, और आपका रिक्वायरमेंट और डिज़ाइन का फेज़ ही लेट्स सपोज पहले 2 महीने चली जा रहा है, तो आपके ये डेवलपर्स और ये जो पिछले बंदे फारग बैठे हैं, तो आपकी रिसोर्स यूटिलाइजेशन देखें कितनी पुअर है। और इसका जो आप वाटरफॉल का मॉडल का जो ड्रॉबैक है उसमें एक ये है, आपकी रिसोर्स यूटिलाइजेशन वेरी पुअर। आल्सो ये जो प्रोजेक्ट्स बनते हैं ना इस मॉडल में, ये प्रोजेक्ट्स बनते हैं, ये
6 महीने से लेके 8 महीने तक टाइम ले जाते हैं। 6 to 8 मंथ इजीली अकॉर्डिंग टू प्रोजेक्ट साइज आपका ये लग जाता है आपके प्रोजेक्ट को डिलीवर करते हुए। और इतना लंबा पीरियड तक आपको 8 महीने बाद जाके प्रोडक्ट मिलनी है क्लाइंट को, और उतनी देर में हो सकता है कि जो आपका आइडिया किसी और बंदे ने इंप्लीमेंट कर दिया और आपका वो सारा करने का फ़ायदा ही नहीं फिर, क्योंकि वो फंक्शनैलिटी पहली मार्केट में आ गई। एग्जाम्पल जैसे मैं दे रहा हूँ, तो ये प्रॉब्लम है। और ये जो वाटरफॉल है ये आज से 10-20 साल पहले यूज़ किया जाता था, अब ये यूज़ नहीं होता। और ये इसके अंदर ये जो सारी प्रॉब्लम्स हैं आपने देखा, ये वाटरफॉल असल में जब ये झरना जिसे कहते हैं ये जो नीचे को आ रहा है ये वापस ऊपर को नहीं जा सकता, जो झरने का पानी है। इसी तरह यही वाटरफॉल मॉडल का भी कहानी है। तो आपने ये जो इसके ड्रॉबैक्स कुछ देखे हैं, तो इसके सारे ड्रॉबैक्स के बाद हमारे पास क्या आया, बेसिकली बंदों ने यूज़ करना शुरू कर दिया दूसरा मॉडल जिसको हम लोग बोल रहे हैं। बेसिकली इसके बाद लोगों ने जो यूज़ करना स्टार्ट कर दिया वो मॉडल निकाला अजाइल सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट। अजाइल सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट। अब ये अजाइल सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट आया, अजाइल सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट ने आगे क्या किया, अजाइल सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट ने आगे सबसे पहली जो चीज़ की ना उसने ये की कि पहले उसने कहा आपको फ्रीक्वेंट एंड फास्ट रिलीजेस मिला करेंगी। इंपॉर्टेंट फीचर उसने आके दिया, उसने कहा आपको भाई फ्रीक्वेंट एंड फास्ट रिलीजेस मिलेंगी। मतलब आपको अब ये वेट नहीं करना पड़ेगा कि 8 महीने बाद मुझे कोई जाके कोई हाथ में कोई चीज़ आएगी, ये मिलेगी कैसे। वो कहता है इसमें ऐसे होगा, आप कोड करोगे, आप उस कोड को बिल्ड करोगे, आप उस कोड की टेस्टिंग करोगे, आप उस कोड को डिप्लॉय करोगे। अब ये काम स्प्रिंट्स के अंदर होगा। अब ये काम किस में होगा, स्प्रिंट्स। और स्प्रिंट्स से डरने की कोई जरूरत नहीं है, ये जस्ट एक टेक्निकल टर्म है जो कि टाइम ड्यूरेशन को डिनोट कर रही है। आप कह सकते हैं कि एक स्प्रिंट का जो टाइम ड्यूरेशन होता है बेसिकली वो 2 वीक्स होता है, जो कि 10 वर्किंग डेज के बराबर है। क्योंकि आपको पता है 2 हॉलीडे आपकी आ जाती है सैटरडे संडे, तो आपके एक स्प्रिंट बेसिकली 10 वर्किंग डेज है। तो अब आपके पास ये है कि एक स्प्रिंट के अंदर आपको कोई ना कोई रिलीज, कोई ना कोई चीज डिप्लॉय मिलेगी क्लाइंट से। अब तमाम रिक्वायरमेंट्स एक साथ नहीं ली जाती, ये नहीं कहा जाता कि जो भी बनाना है सब कुछ मुझे बताओ। कहा जाता है कि 10 दिनों में मैं जितना बना सकता हूँ मैं उतनी रिक्वायरमेंट तुमसे पहले लूंगा, और वो चीज़ मैं पहले बनाऊंगा, उसको बिल्ड करके टेस्ट करके डिप्लॉय करूंगा, तुम देखना उसको, उसके बाद मैं आगे इस तरह से लेके चलूंगा। अब स्प्रिंट वाइज होएगी, स्प्रिंट 1, स्प्रिंट 2, स्प्रिंट 3। अब स्प्रिंट वाइज ही सारी जो है आपकी वर्किंग हुआ करेगी। तो पहला फायदा तो ये, इंतज़ार नहीं, स्प्रिंट में जल्दी स्प्रिंट खत्म होना है, जल्दी रिलीज नहीं निकलनी है। तो मतलब एक तो इसका फ़ायदा सामने ही नज़र आ गया। अच्छा, इसको इस तरह से देखते हैं, आपको इसका दूसरा और तीसरा फ़ायदा भी यहाँ ही नज़र आएगा। लेट्स सपोज मैं इसे सिनेरियो के साथ लेके चलता हूँ। मैं कहता हूँ मेरे पास जो फर्स्ट वीक है डेवलपर्स ने कोड लिखना स्टार्ट किया, उन्होंने एक कोड बनाया, लेट्स सपोज उसको मैंने कह दिया कोड ए, ठीक है। अब कोड ए स्प्रिंट 1 में बन गया, ठीक है। अब जो सेकंड वीक है, सेकंड वीक में क्या हो रहा है, सेकंड वीक में ये हो रहा है कि आपके भाईजान कोड बी बन रहा है, कोड बी बन रहा है, लेकिन आपके कोड बी के साथ आपका जो कोड ए है उसकी टेस्टिंग हो रही है। बेसिकली अगर आप देखें वीक 1 में उन्होंने कोड बनाया, वीक 2 में उन्होंने कोड बी बना रहे हैं, मतलब वो बी की, लेकिन ए की साथ टेस्टिंग कर रहे हैं। थर्ड में क्या हुआ देखें, थर्ड वीक अगर आप देखें तो थर्ड वीक के अंदर वो ये कह रहे हैं कि कोड सी डेवलपर्स ने बनाया, जैसे एग्जांपल दे रहा हूँ, कोड ए कोड बी, मतलब कोड का कोई जैसे चंक बना रहे हैं वो लोग कोई एप्लीकेशन का, मैं कहा कोड सी बनाया उसने। लेकिन अब क्या हो रहा है जी, कोड सी के बाद जो कोड बी है उसकी क्या हो रही है सर, टेस्टिंग। और फिर क्या हो रहा है, और आपका जो वो फिर क्या कर रहे हैं, आपका जो कोड ए है, ठीक है, और आपका जो कोड बी है, उन दोनों को इंटीग्रेट कर रहे हैं,
उन दोनों को इंटीग्रेट करके उन दोनों का बिल्ड बना रहे हैं, और फिर उस बिल्ड की टेस्टिंग हो रही है। मैंने शॉर्ट कर दिया थोड़ा समझाने के लिए। तो अगर देखा जाए ये कंटिन्यूसली स्प्रिंट चलती जाए चलती जाए चलती जाए, तो लास्ट में हो ये रहा है कि आपके लेट्स सपोज अगर 3 कोड है, तो मैं अगर कोड ए, कोड बी, कोड सी, तीनों को उन्होंने कहा इंटीग्रेट किया, और तीनों को लास्ट पे जाके स्टेप जैसे ये कंटिन्यूसली हो ही जा रहे हैं, और लास्ट में सारे कोडों को इंटीग्रेट किया, उनका बिल्ड बनाया, और फिर उनकी टेस्टिंग की, जो कि क्या होगा आपका फाइनल प्रोडक्ट। अगर आप इस चीज में देखें तो आप ये देख रहे हैं कि आपके टेस्टिंग साथ साथ हो ही जा रही है, और जो जो बनी जा रहा है उनको, जैसे एक बना दूसरा कोड बना हुआ है, दो को जोड़ के टेस्टिंग हो रही है, दोबारा फिर तीन को जोड़ के टेस्टिंग हो रही है, कंटिन्यूसली टेस्टिंग भी हो रही है, कंटिन्यूसली इंटीग्रेट भी करे जा रहे हो, आप उनको मर्ज भी कर रहे हो, टेस्ट फिर कर रहे हो। तो ये बेसिकली इस तरह करते 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 आप एक स्टेज पे पहुंचे जहां पे आपका फाइनल प्रोडक्ट बना। अच्छा, इस पे ये काम, ये तरीका आजमाने से आपके बग फिक्सेस बहुत तेज हो गए। बग फाइंड आउट करना, उसको फिक्स करना, ये बहुत तेज हो गया, क्योंकि कोडिंग और टेस्टिंग आपकी कंटिन्यूसली हो जा रही है। देखें, लेट्स सपोज मैं कहता हूं आपका इस पॉइंट पे कोई एरर या कोई टेस्ट के अंदर कोई पता चला बग्स है, इस वाले स्टेज के ऊपर आपको ये वाला पता चला कि कोई बग है, तो आपको इसी वाले कोड के अंदर जैसे वो प्रॉब्लम ढूंढ के उसका सोल्यूशन करना है। लेकिन अगर आप इसको वाटरफॉल के साथ कंपेयर करें, जहां पे सब कुछ एक जैसा हो रहा है, तो जब आपने सारी इंप्लीमेंटेशन कर ली वाटरफॉल की, अगर मैं बात करूं, तो अगर आप देखें जब सारी इंप्लीमेंटेशन हो गई, टेस्टिंग बाद में हो रही है, अब कहीं पे एरर आता है, तो आपको ये नहीं, आपको पूरा कोड देखना है एरर किस जगह पे ये सारा। लेकिन इस केस में आपको पता है एरर इस चंक के अंदर है, आपने इस चंक को देखना है, तो बग फिक्सेस फास्ट हो गए हैं अब आपके इस वाली अप्रोच को देखने से। तो डेवलपर्स को अब सिर्फ क्या देखना पड़ेगा, ये वाला चंक जहां पे आपका प्रॉब्लम है। लेकिन एसडीएलसी वाला जो वाटरफॉल वाला बात कर रहे हैं, उसमें उनको पूरा वो दोबारा से करना पड़ेगा। तो कहते हैं इन अजाइल मेथोडोलॉजी दे ब्रॉट डेवलपमेंट टीम एंड टेस्टिंग टीम टुगेदर। अजाइल वाले बंदों ने, अजाइल की मेथोडोलॉजी ने क्या किया, काम किया, आपके डेवलपमेंट की टीम, आपकी डेवलपमेंट की टीम को जोड़ दिया किसके साथ, जोड़ने से मतलब उनको काम साथ अब वो कर रहे हैं टेस्ट टीम के साथ, टेस्ट टीम के साथ। अब अगर ये अजाइल ने ये काम किया, अगर अजाइल मेथोडोलॉजी ने ये काम किया, आपकी डेवलपमेंट और टेस्टिंग को साथ ऐसे मिला के काम करा रहे हैं, उसकी वजह से फायदा क्या हुए हैं, उसकी वजह से फास्ट रिलीजेस मिल रही हैं आपको, जल्दी एक स्प्रिंट में आपको रिलीज मिल रही है, आपके बग फिक्सेस फास्ट हो रहे हैं, आपके जो भी एरर आपको जल्दी पता चल रहे हैं वो आप जल्दी रिजॉल्व कर रहे हैं, और आपकी जो रिलीज है वो ज़्यादा स्टेबल है। आपको पता है जो चीज़ निकल रही है वो टेस्ट कंटिन्यूस होकर आ रही है, वो स्टेबल होगी। तो ये सारी चीज़ों से आपकी डेवलपमेंट की टीम के प्रॉब्लम्स देखो। हमने बात शुरू कहाँ से की थी, हमने बात शुरू यहाँ से की थी कि क्या प्रॉब्लम्स हैं डेवऑप्स के आने के पहले डेवलपमेंट की टीम और ऑपरेशंस की टीम से, के हमने यहाँ से बात शुरू की थी ना कि डेवलपमेंट ऑपरेशन की टीम को क्या प्रॉब्लम फेस हो रहे थे, क्या प्रॉब्लम्स आ रहे थे डेवऑप्स के कल्चर के आने से पहले। तो हमने कहा कि अगर अजाइल मेथोडोलॉजी करते हैं तो इससे डेवलपमेंट की प्रॉब्लम्स तो ओवरकम हो जाएंगे, उनके प्रॉब्लम्स तो सॉल्व हो जाएंगे। कैसे, क्यों क्यों इसलिए मैं कुछ टेक्निकल टर्म्स बोल रहा हूँ, इसको अच्छी तरह से ध्यान से देख लीजिएगा, क्योंकि विद अजाइल हम लोग क्या कर रहे हैं, हम कंटिन्यूस डेवलपमेंट कर रहे हैं, हम कंटिन्यूस टेस्टिंग कर रहे हैं, और हम जो है कंटिन्यूस इंटीग्रेशन कर रहे हैं। अगर आप ये देखो तो इसके आने से आप कंटिन्यूस डेवलपमेंट, कंटिन्यूस इंटीग्रेशन, कंटिन्यूस टेस्टिंग कर रहे हो। तो यही तो बेसिकली डेवलपमेंट की टीम के पहले प्रॉब्लम होते थे कि उन्हें कोई पता नहीं होता था। अब ये सारा काम ऑटोमेटेड हो रहा है
विद डिफरेंट टूल्स उस पे हम बात करेंगे। जैसे मैं वैसे बता देता हूँ डेवलपमेंट कैसे आप कोई वर्जन कंट्रोल सिस्टम्स यूज़ करते हो, जैसे गिट जैसे, जिसके थ्रू आप डेवलपमेंट कंटिन्यूस कर सकते हो। मैं कैसे है वो थोड़ा सा आगे जाके डिस्कस भी कर लेंगे, और यही सारा कुछ तो कोर्स में पढ़ना है। और कंटिन्यूस टेस्टिंग, इसमें आप डिफरेंट सिलेनियम, जे यूनिट, इस तरह के टूल यूज़ कर सकते हो। इंटीग्रेशन के लिए जेंकिंस का टूल है, इस तरह से डिफरेंट टूल्स यूज़ कर सकते हो। लेकिन एग्जाम्पल ये छोड़ो अभी, ये क्योंकि ये सारा कुछ अभी आपको पता नहीं है तो उस पर कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं हो। जब आप कोर्स पढ़ोगे, ए टू जी हमारा कोर्स है ही प्रैक्टिकल। मैं सिर्फ ये चीज़ है कि मैं पहला जो लेक्चर होता है उस वाले टूल का उसका बेस बनाने के लिए थोड़ा बहुत थ्योरेटिकल चीज़ें होती है। बाकी ए टू जी आप देखेंगे ये कोर्स है ही प्रैक्टिकल, 100% प्रैक्टिकल आप कह सकते हैं। अच्छा, तो उसमें छोड़े, आप बस टर्म्स के ऊपर फोकस करें। तो ये वाली इस वाली चीज़ करने से, कंटिन्यूस डेवलपमेंट के टेस्टिंग कंटिन्यूस और कंटिन्यूस इंटीग्रेशन करने से आपके डेवलपमेंट की टीम के प्रॉब्लम्स तो सॉल्व हो गए हैं। लेकिन यहाँ पे हाउ अबाउट डिलीवरी, हाउ अबाउट डेवलपमेंट डिप्लॉयमेंट, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ हाउ अबाउट डिलीवरी। डिलीवरी से मतलब डिप्लॉयमेंट का क्या, इस स्टेज के अंदर, इस वाली मेथडोलॉजी के अंदर आपकी जो डिप्लॉयमेंट है, डिप्लॉयमेंट जो है इज स्टिल मैनुअल। ये आपको मैनुअल करनी पड़ती थी। इसका मतलब है आप लोगों ने डेवलपमेंट की टीम के मसले तो सॉल्व किए, पर ऑपरेशंस की टीम के जो मसले थे वो आप सॉल्व नहीं किए। तो इस वजह से हम लोगों ये वाली अप्रोच जो है इसके बाद हम लोगों को इससे कोई बेटर अप्रोच, इससे बेटर कोई मेथडोलॉजी चाहिए थी। और उससे जो बेहतर मेथडोलॉजी हमारे पास आई, वो हमारे पास कौन सी थी सर? वो हमारे पास डेवऑप्स की मेथडोलॉजी थी। डेवऑप्स सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट कैसे होती है फिर। और ये जो डेवऑप्स अब सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट है, तो अगर आप ये देखें तो आप इसको सिंपल में कह सकते हैं, यू कैन से दैट इट इज़ एन एक्सटेंशन और इनहांस वर्जन ऑफ अजाइल मेथडोलॉजी। कि आप अजाइल मेथडोलॉजी का ये इनहांस वर्जन है। अच्छा, इससे उसने क्या कह दिया आगे, वो अब डेवऑप्स में तो हर चीज़ ही अब ऑटोमेशन में है, हर चीज़ ऑटोमेटेड है। आप कह लो कि स्टार्टिंग फ्रॉम कोडिंग टिल योर एप्लीकेशन रीचेस टू प्रोडक्शन एनवायरनमेंट, ये एवरीथिंग इज ऑटोमेटेड। आप वो कहता है, आप बात करते हो कोडिंग की, ऑटोमेटेड होगा। अगर आप काम करते हो बिल्डिंग की, एप्लीकेशन बिल्ड करने की, वो भी ऑटोमेटेड। अगर आप करते हो टेस्टिंग की बात, वो भी ऑटोमेटेड इस अप्रोच में होगी। अगर आप डिप्लॉयमेंट की बात करते हो, वो भी इसमें ऑटोमेटेड होगी। और अगर आप एंड पे मॉनिटरिंग की बात करते हो, मॉनिटरिंग की बात करते हो, तो वो भी इस अप्रोच पे ऑटोमेटिक है। तो उसने कह दिया सिंपल सी बात पे कि डेवऑप्स में ए टू जी आपका सारा कुछ ऑटोमेटेड वे में चलेगा, ये अप्रोच। आई होप आप लोगों को डिफरेंट ये जो मैंने आपको बताए हैं, जो वाटरफॉल मॉडल और ये जाइल मेथडोलॉजी और ये जो डेवऑप्स की मेथडोलॉजी की बात कर रहे हैं, इनकी समझ आई होगी। जस्ट अ क्विक रिकैप ऑफ दीज थ्री थिंग्स, ताकि ये चीज़ आपके हमेशा के लिए दिमाग में और दिल में बैठ जाए और ये कभी भूल ना सके, और आप किसी कोई बंदा भी आपसे पूछो और आप उनको अच्छी तरह एक्सप्लेन कर सको। तो मैं जस्ट ये बता दूं, और आपको ये कह लो कि निचोड़ हो जाना इन जो इतनी देर से बात कर रहे हैं। तो वो क्या है, वो ये है कि इन SDLC, अगर आप SDLC की बात करते हैं तो जो मेजर फेजेस, जैसे बेसिकली सारे ही अगर आप देखें, डेवलपमेंट, टेस्टिंग, डिप्लॉयमेंट और मॉनिटरिंग, वो कहता है एवरीथिंग इज मैनुअल इन दिस अप्रोच। कुछ ऑटोमेशन नहीं है इसमें SDLC वाले में। लेकिन कहता है अगर आप बात करते हो अजाइल की, मैं रीकैप दे रहा हूँ, जरा थोड़ा उठ के सीधी कमर करके बैठ के सुनिएगा। तो कहता है अजाइल ने क्या किया, कहता है अजाइल ये कह रहा है, मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ, कि कंटिन्यूस डेवलपमेंट, कंटिन्यूस टेस्टिंग, कंटिन्यूस इंटीग्रेशन, ये चीज़ें उसने कहा अब आपकी क्या हो गई है, ऑटोमेटेड। बट उसने कहा जो डिप्लॉयमेंट
एंड मॉनिटरिंग है ना, दीज आर स्टिल मैनुअल। अब उसने कहा ये मैनुअल है। फिर हमने कहा इसके बाद एक मेथोडोलॉजी आई जिसको हम लोगों ने कहा डेवऑप्स। अब जो ये डेवऑप्स आई, अब उसने कहा ये क्या, कहता इसने आई कहानी खत्म कर दी। कहता इसमें इसने कहा कंटिन्यूस डेवलपमेंट, continuous testing, continuous integration, continuous deployment, continuous monitoring, it has automated complete workflow। हर चीज़ वो कहता है कि आपकी क्या है, हर चीज़ ऑटोमेटेड होएगी इस डेवऑप्स की अप्रोच में। तो अब अगर मैं यहाँ पे ये बात कहूँ कि जो अजाइल की मेथोडोलॉजी है, इसने कोलैबोरेट किया किन दो टीमों के दरमियान, मैं कहूँगा डेवलपमेंट की टीम और जो टेस्टिंग की टीम है, इसने इन दोनों टीम के दरमियान कोलैबोरेशन करवाई। और अगर मैं कहूँ डेवऑप्स की टीम, तो वो कहता है कि इसने डेवलपमेंट की टीम, टेस्टिंग की टीम और ऑपरेशंस की टीम, तीनों टीमों के दरमियान कोलैबोरेशन करवाई और ये मिल के अब सारे काम करते हैं। तो क्या यहाँ से ही नहीं बात शुरू की थी कि डेव प्लस ऑप्स, ये दो टीम्स के दरमियान मैंने जब बात स्टार्टिंग में की थी कि ये बेसिकली क्या है, ये डेवलपमेंट और ऑपरेशंस की टीम को साथ काम करने का एक अप्रोच है। इस तरह से मैंने बात आपको स्टार्टिंग पे की थी। तो आई होप ये रीकैप से आपको थोड़ी सी चीज़ें और क्लियर हो गई होगी, और यहाँ तक हम लोगों ने जितना किया ये भी चीज़ें सारी, आई होप ये सब कुछ क्लियर होएगा। अच्छा, अगर आप लोगों का कोई क्वेश्चन है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में कर सकते हैं। और नेक्स्ट हम लोग अभी क्या करने लगे हैं, अभी मैं एक तो कोर्स आउटलाइन थोड़ी सी डिस्कस कर लेते हैं, ज़्यादा नहीं, जल्दी से। मुझे लगता है सारों को आप लोगों को कोर्स आउटलाइन मिल गई होगी। अगर आप लोगों को कोर्स आउटलाइन नहीं मिली अभी तक, तो आप कोर्स आउटलाइन ले सकते हैं। आप हमें ईमेल कर सकते हैं info@pinacloudservices.com पे। आप इस ईमेल पे हमें जैसे ईमेल करेंगे तो आपको कोई भी क्यूरी है, कोई भी आपको आउटलाइन चाहिए और कोई भी इंफॉर्मेशन आपको चाहिए, तो आप यहाँ से हमसे इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। इसके अलावा हमारा फेसबुक और इंस्टाग्राम के पेजेस है, जिसके अंदर हम लोग रूटीन वाइज क्या कर रहे हैं, डेवऑप्स के रिलेटेड और क्लाउड के रिलेटेड जो न्यू टेक्नोलॉजी की कह लें कि न्यूज़ कह लें, आप कह लें कि कुछ हम लोग MCQs टाइप की कुछ पोस्ट और इस तरह की चीज़ें डेली वाइज लगा रहे हैं, जिससे अगर आप लोग वो फॉलो कर लेते हैं फेसबुक का पेज या इंस्टाग्राम का पेज, तो उससे आगे ये होगा कि आप अपने डेली लाइफ में जो भी काम कर रहे हैं, लेकिन सिर्फ आते जाते एक पोस्ट पढ़ के आप चीज़ें लर्न कर सकते हैं। आप उन जो भी अगर MCQs रिलेटेड चीज़ है, आप उसके कमेंट्स पे आपके आंसर आप दीजिएगा, ताकि हमारी टीम में से लोग ट्राई करेंगे कि आपको फिर लेट्स सपोज अगर आपने आंसर ठीक दिया तो बता दें कि आपका आंसर ठीक है, और अगर नहीं दिया तो फिर भी आपको बता दें। ठीक है, तो आप हमारे फेसबुक पेज वो भी पिना क्लाउड के नाम से ही है, और इंस्टाग्राम पेज भी पिना क्लाउड के नाम से है। आप वो काइंडली दोनों जो है उनको फॉलो कर लीजिएगा। अच्छा, हम लोग आगे चलते हैं और एक काम कर लेते हैं। हम लोग बेसिकली मैं टूल्स थोड़ा डिस्कस कर रहा हूँ। मैं एक ओवरव्यू, एक बेसिक सा एक स्ट्रक्चर सा बना के एक एग्जांपल के तौर पे आपको ये पता चल जाएगा फलाने टूल का मकसद क्या है। मैं आपको डिटेल तो नहीं बताऊंगा एक लेक्चर में मैं क्या क्या बता सकता हूँ, लेकिन मैं ये आप लोगों को कह देता हूँ, आपको थोड़ा बहुत समझ आने लग जाएगी कि उस टूल से मकसद क्या है, उस टूल से होता क्या है। वो चीज़ बेसिकली मैं पहले आपके साथ डिस्कस करने लगा। अच्छा, उसके लिए मैं दोबारा से इधर चले जाता हूँ और मैं ये इसको डिलीट कर देता हूँ, या फिर मैं ऐसे इसको नीचे कर लेता हूँ। अब जो टूल्स बेसिकली हम लोगों ने कवर करने हैं, उसके तो ऐसे आउटलाइन में भी है, वो भी मैं आपके साथ डिस्कस करता हूँ, लेकिन मैं पहले एक छोटे डायग्राम के साथ उसको एक्सप्लेन कर लूँ। लेट्स सपोज मैं कहता हूँ हम लोग वही वाली एग्जांपल ले रहे हैं कि पिना क्लाउड को एक प्रोजेक्ट मिला है ऊबर का, और उसने वो बनाना है। ठीक है, तो उसके लिए उसने डेवलपर्स हायर किए, और वो मैं कहता हूँ ये मेरे पास कुछ डेवलपर्स हैं, ये मेरे पास कुछ डेवलपर्स आ गए। लेट्स सपोज मैं 3 डेवलपर्स ले लेता हूँ। अब ये 3 डेवलपर्स हैं, ये काम करने हैं हमारी प्रोजेक्ट्स की किसी फाइल्स पे। लेट्स सपोज ये जो पहला वाला है वो कोई बात, लेट्स सपोज वो कोई एग्जांपल है, मैं कोई भी फाइल फ्रंट एंड डॉट जावा
की कोई फाइल है उस पर काम कर रहा है। एग्जाम्पल आप जो मर्जी ले लें, ठीक है। जो मेरा दूसरा डेवलपर है ये काम कर रहा है बैकएंड डॉट जावा पे। जो मेरा तीसरा डेवलपर है वो भी किस पे काम कर रहा है, वो भी फ्रंट एंड डॉट जावा पे काम करने की कोशिश कर रहा है। अच्छा, अब क्वेश्चन सबसे पहले ये है कि पहली चीज़ क्या है। पहली चीज़ ये है कि किस तरह से ऐसा पॉसिबल है, क्योंकि ये वाला बंदा पहले से मेरे फ्रंट एंड डॉट जावा पे काम कर रहा है। अब इस बंदे ने भी फ्रंट एंड डॉट जावा पे काम करना है, उसे ये वाला कोड चाहिए जितना उसने लिख लिया है। वो किस तरह से इसको कोड दे सकता है? एक तो तरीका ये है कि वो कोई कम्युनिकेटर्स का इस्तेमाल करे, जैसे कोई स्लैक या माइक्रोसॉफ्ट टीम या ईमेल। अगर वो ईमेल में अपना सोर्स कोड उसको ईमेल कर देता है तो उसी दिन ही उसको एक और ईमेल भी रिसीव होगी और वो उसकी टर्मिनेशन की ईमेल होगी, क्योंकि ये कंपनीज की पॉलिसी और रूल एंड रेगुलेशंस के बिल्कुल खिलाफ है कि अगर आप कंपनीज का सोर्स कोड ईमेल करते फिर किसी को, चाहे वो कंपनी का एम्प्लॉय क्यों ना हो, तो आप ईमेल और इस तरह से आप नहीं शेयर कर सकते। अगर आप ईमेल और इस तरह से शेयर नहीं कर सकते तो फिर किस तरह से शेयर कर सकते हो? उसके लिए आपके पास सोर्स कोड मैनेजमेंट की रिपोजिटरीज होती हैं। आपके पास डिफरेंट सोर्स कोड मैनेजमेंट की रिपोजिटरीज होती हैं, SCM रिपोजिटरीज। उसमें से मैं कुछ कई नाम लिख देता हूँ। जैसे आपके पास गिटहब है, गिटलैब है, बिग बकेट है, बिट बकेट है, और जैसे SVN है, और इस तरह से काफ़ी और भी होते हैं। अच्छा, ये जो जब हमारा मॉड्यूल 3 आएगा, उसमें 3rd या 4th मॉड्यूल में हम लोगों ने गिट को पढ़ना है। उस टाइम पे मैं आपको बताऊंगा डिस्ट्रीब्यूटेड वर्जन कंट्रोल सिस्टम्स कौन से होते हैं और सेंट्रलाइज कौन से होते हैं, फ़र्क क्या होता है, किस तरह उन पे काम करना है, वो आगे की चीज़ें हैं। लेकिन सिर्फ अभी हम सिर्फ समझ रहे हैं उन टूल्स के बारे में। तो मैं कह देता हूँ कि अब लेट्स सपोज अब उसने शेयर करना है तो किस तरह से, वो इस तरह का कोई टूल लेगा। लेट्स सपोज मैं कहता हूँ कि उसने ले लिया, यहाँ पे वो कहता है कि मैं जो टूल ले रहा हूँ इसके लिए वो ले रहा हूँ गिटहब। वो क्या ले रहा हूँ मैं? गिटहब ले रहा हूँ। अच्छा, गिटहब चलो जो मर्जी आप ले लो, आप कोई भी ले सकते हैं, मैं यहाँ से ले लेता हूँ गिटहब। अब गिटहब का जो मैंने टूल ले लिया, उसमें अब किस तरह से चलेगा? सबसे पहले तो आपका ये बंदा क्या लिखेगा? सबसे पहले तो ये बंदा नंबर 1 पे ये जो भी चीज़ कर रहा है उसका सोर्स कोड लिखेगा। नंबर 1 पे मैंने कहा क्या लिखेगा? उसका सोर्स कोड। अब वो सोर्स कोड कोई भी हो सकता है। जैसे मैंने कहा उसने कोई भी सोर्स कोड लिखा, उसने लिखा, मैं कहता हूँ कि जैसे उसने बना रहा था ऐप का नाम है ऊबर डॉट जावा। ये जी उसने सोर्स कोड की फाइल कोई यहाँ पे पुश कर दी। इस वाले डेवलपर ने ये फाइल यहाँ पे पुश कर दी, ठीक है। तो अगर इस वाले डेवलपर ने ये वाली फाइल यहाँ पे पुश कर दी है और ये जो बैकएंड डेवलपर है ये भी अपना कोई काम करता फिर रहा है और ये भी अपनी कोई सोर्स कोड की फाइल्स यहाँ पे पुश कर रहा है। अब इस वाले बंदे को वो फाइल चाहिए तो ये क्या कर सकता है? वो यहाँ से सबसे पहले पुल करेगा अपनी गिटहब से, वो चीज़ इसके पास भी आ जाएगी, इस पर अपना काम करेगा और ये भी पुश और पुल कर सकता है। अच्छा, ये तो पहला काम तो हमें पता चल गया किस तरह से आप ये शेयर कर सकते हो। और पहली चीज़ उसने यहाँ पे सोर्स कोड लिख के कर रहा है, पुश कर रहा है। अगली चीज़, लेट्स सपोज हम एग्जांपल जावा की ले रहे हैं तो जावा की बात करते हैं। तो आप में से अगर कोई बंदा जावा का डेवलपर है और अगर किसी को पता है जावा का जो कोड है, आप उसको डायरेक्ट डिप्लॉय नहीं कर सकते। लेट्स सपोज अब देखें हमारा लास्ट मकसद क्या होना है। देखिए मैं यहाँ पहले ही यहाँ पे बना देता हूँ। मेरा सबसे लास्ट में मकसद ये होना है कि मैं अपनी एप्लीकेशन को किसी ना किसी एप्लीकेशन सर्वर या किसी जगह पे डिप्लॉय करूँ। तो ये लेट्स सपोज मैं कहता हूँ मेरा कोई एप्लीकेशन का सर्वर है, आप कह लो कि मैं कह देता हूँ ये टॉम कैट का भी हो सकता है, एग्जाम्पल ही ले रहे हैं, या लेट्स सपोज जे बॉस का मैं एग्जाम्पल ऐसे ले रहा हूँ। ये मेरा कोई सर्वर है, ठीक है, ये यहाँ पे पड़ा हुआ है, इसको मैं थोड़ा सा ऊपर कर देता हूँ, ये यहाँ पे पड़ा हुआ है। तो मेरा लास्ट पे मकसद तो ये है ना, मैंने किसी सर्वर पर डिप्लॉय करना है। तो ये जो मेरा कोड है ना, ये जावा का कोड ऐसे आप डिप्लॉय नहीं कर सकते। अगर किसी को जावा पड़ा है आपको इसका बिल्ड बनाना पड़ता है, आपको इसका एक पैकेज बनाना पड़ता है। आप इसको सिंपल लैंग्वेज में इस तरह से समझ सकते हो कि आप ये कह लो कि आपका जो जावा का कोड है ना,
वो एक समझो फाइल्स हैं, अब उन फाइल्स को सबको कंप्रेस करके एक फाइल बनाना है, वो एक फाइल आपकी एग्जीक्यूटेबल फाइल है एग्जांपल के तौर पे। वो जो एक चीज़ बननी है ना उसको आप बिल्ड कहते हैं। तो अब वो बिल्ड कैसे बनाते हैं, उसके लिए बिल्ड टूल्स होते हैं। जैसे अगर हम जावा की बात कर रहे हैं तो हमारे पास एक टूल होता है, हमारे कोर्स में भी है, हम लोगों ने वो ये वाला बिल्ड टूल यूज़ करना है, उसका नाम है जी मैवन। अब मैवन एक बिल्ड टूल है जो क्या करता है, वो पैकेज बनाता है। लेट्स सपोज अगर बात करूं तो डॉट जार फाइल बनाता है जो इसकी बननी है। अब वो बिल्ड टूल के लिए उसको कोई बिल्ड स्क्रिप्ट चाहिए होनी है, वो किसका काम है लिखना, वो डेवलपर का काम है लिखना। तो डेवलपर पहला काम क्या कर रहा है, सोर्स कोड लिख रहा है। डेवलपर दूसरा काम क्या कर रहा है, वो आपकी जो बिल्ड स्क्रिप्ट है, आपकी वो जो बिल्ड स्क्रिप्ट है, डेवलपर वो बिल्ड स्क्रिप्ट लिख के वो भी कहाँ पे पुश कर रहा है, आपके गिटहब पे। यहाँ पे भी मैं लिख देता हूँ कि लेट्स सपोज आपकी बिल्ड स्क्रिप्ट है, मैं कहता हूँ ये। तो ये आगे डेवलपर ने बिल्ड स्क्रिप्ट भी कहाँ पे पुश कर दिया, आपके गिटहब पे। तो इस वाली बिल्ड स्क्रिप्ट को यूज करके ये टूल आपका एक पैकेज बना देगा। पैकेज आप एग्जांपल ले लो, एक फाइल बना देगा जिसकी लेट्स सपोज एक्सटेंशन डॉट जार है, वो एग्जीक्यूटेबल फाइल है जिसको आप डिप्लॉय कर सकते हो। ठीक है, अब आपने ये पैकेज बन गया। अब आप चाहते हो आप उस पैकेज को किसी ना किसी जगह पे सेव करो, क्योंकि आपने सोर्स कोड तो सेव किया। ये जो गिटहब है ये सोर्स कोड मैनेजमेंट की रेपोजिटरी है, ये सोर्स कोड आप यहाँ पे रख सकते हो। लेकिन जो ये बना ना मैवन के बाद, ये एक जो पैकेज बना वो एक आर्टिफैक्ट उसको कहते हैं। उसके लिए आपको कोई ना कोई आर्टिफैक्ट रिपोजिटरी यूज करनी पड़ेगी। वो आप जेफ्रॉग यूज कर सकते हो, आप नेक्सिस यूज कर सकते हो, आप डिफरेंट यूज कर सकते हो। हमारे कोर्स के अंदर जो हम लोगों ने यूज करनी है वो हमारे पास है जो आर्टिफैक्ट रिपोजिटरी, वो नेक्सिस है। तो मैं कहता हूँ लेट्स सपोज मैं यहाँ पे कोई भी आर्टिफैक्ट रिपोजिटरी यूज कर लूँ। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ नेक्सिस ही, लेट्स सपोज मैं लिख देता हूँ। तो ये नेक्सिस आपको एक ये भी पता चला ये एक आर्टिफैक्ट रिपोजिटरी है। तो जो यहाँ से इसका एक आउटपुट निकलनी है, एक पैकेज बनना है। लेट्स सपोज मैं कहता हूँ ये कोई पैकेज बना इससे, और उसका नाम लेट्स सपोज निकला उबर डॉट जार। ये पैकेज कोई बना, ये निकला पैकेज, ये इसकी आउटपुट निकली। अब मैं इस आउटपुट को, ये एक फाइल को कहीं ना कहीं सेव करना चाहता हूँ। मैं क्या यूज करता हूँ, मैं एक आर्टिफैक्ट रिपोजिटरी यूज कर लेता हूँ। मैं यहाँ पे जाके इस पैकेज को इसके अंदर सेव करना चाहता हूँ, इस आर्टिफैक्ट रिपोजिटरी के अंदर। ठीक है जी, ये मेरा पैकेज इस आर्टिफैक्ट रिपोजिटरी में सेव करना चाहता हूँ। तो इसका मतलब आपको पता चला ये टूल किस लिए काम हो रहा है। मैं बेसिकली आपको हल्का हल्का सिर्फ इनसाइट दे रहा हूँ टूल की कि क्या काम हो सकता है। अब जो डेवलपर्स ने कोड लिखा, उस डेवलपर ने जो कोड लिखे तो उस डेवलपर ने उस कोड को हम लोगों ने टेस्ट भी मैनुअल नहीं करना, तो उसके लिए टेस्टिंग भी चाहिए। तो टेस्टिंग के लिए हम लोग एक टूल यूज करेंगे, स्टैटिक कोड एनालिसिस का एक टूल है, हम लोग उसको यूज करेंगे सोनर क्यूब को। ठीक है, ये हम लोग इसकी रिपोर्ट्स बनाएंगे, सोनर क्यूब की टेस्ट रिपोर्ट्स बनाएंगे। अब इसके लिए जो टेस्ट यूज केस है वो भी कौन लिखेगा, आपका डेवलपर। डेवलपर थर्ड नंबर पे वहां पे क्या लिख रहा है आपके, लेट्स सपोज मैं एग्जांपल दे रहा हूँ जे यूनिट के टेस्ट केसेस एग्जांपल है। क्या होता है, फिलहाल आपने सिर्फ इसका आइडिया लेना है। अगर आपको इन किन चीज़ों का नहीं पता वो पता चल जाएगा थ्रू आउट कोर्स। तो आप वो बंदा ये जे यूनिट की ये लेके ये भी कहाँ पे सेंड कर देता है, वो ये भी आपके लेट्स सपोज मैं यहाँ पे ये लिख देता हूँ टेस्ट केसेस, ये भी आपके कहाँ पे, आपकी गिटहब की रेपो पे वो पुश कर देता है। अब आपका ये जो सोनर क्यूब है इसके जरिए आप क्या कर रहे हो, आप ऑटोमेटिकली उसके कोड की जो स्टैटिक कोड एनालिसिस का टेस्ट है उसको जो है बेसिकली स्कैन करके उसकी टेस्ट करा रहे हो इस टूल के थ्रू। अब ये जो सारा काम है मैं मैनुअल तो नहीं करना चाहता, सारा कुछ हम लोग ला रहे हैं डेवऑप्स का, तो ऑटोमेशन के लिए ला रहे हैं। तो मैं बेसिकली मैनुअल नहीं करना चाहता, तो मैं डेवऑप्स का एक ऑटोमेशन टूल यूज़ करूँगा। मैं ले लेता हूँ उसका नाम हम लोग जो हमने यूज़ करना हुआ है जेनकिंस। ये एक इंटीग्रेशन टूल है। ये क्या करेगा, ये बेसिकली इंटीग्रेट करेगा सारे टूल्स को अपने अंदर। कैसे, सबसे पहले हम कहते हैं ये इंटीग्रेट कर रहा है इसको गिटहब। अगर आप देखें तो ये सबसे पहले गिटहब को इंटीग्रेट कर रहा है, और ये आपका इंटीग्रेट कर रहा है ये मैवन को, ये आपका इंटीग्रेट कर रहा है नेक्सस को। सारे को पहले अपने अंदर इंटीग्रेट करेगा। ये कर रहा है जी आपका सोनर क्यूब। ऐसे किया,
तो अभी अभी तक का प्रोसेस पहले मैं आपको समझाता हूँ। अभी तक क्या होगा, हम लोग यहाँ पे कोई लेट्स सपोज वेब हुक्स या कोई हम लोग स्ट्रेटजी यूज करेंगे। मैं कोई टेक्निकल वर्ड इसलिए नहीं बोलना चाह रहा, अभी आप लोगों को अगर आइडिया नहीं है तो आप लोग कंफ्यूज हो गए। तो आप एक स्ट्रेटजी यहाँ पे यूज करोगे। स्ट्रेटजी कैसे यूज करोगे? आप ये यूज करोगे कि जैसे ही डेवलपर यहाँ पे कोड पुश करे, जेनकिंस ये मेक श्योर करेगा वहां से जब भी कोई चीज पुश होगी या कोई भी आप जो भी स्ट्रेटजी यूज करते हो, ऑटोमेटिकली अपडेटेड कोड उठा के जेनकिंस लाएगा और जेनकिंस ये कोड किसको दे देगा? मैवन को। और ये एक पाइपलाइन बन रही है, आप लोगों ने सुना होगा CI/CD पाइपलाइन, ये वो। तो ये CI कंटिन्यूस इंटीग्रेशन की पाइपलाइन, ये देखो जरा। तो यहाँ पे वो लेके देगा मैवन को, वो मैवन से बिल्ड बनाएगा। वो जो आर्टिफैक्ट आएगा उस आर्टिफैक्ट को वो कहाँ पे पुश करेगा? नेक्सस पे ऑटोमेटिकली पुश करेगा। और ये सोनर क्यूब के साथ वो टेस्ट की रिपोर्ट, वो जो रिपोर्ट है वो बेसिकली भी बना देगा। और ये सारा काम वो ऑटोमेटिकली कर रहा है, कोई मैनुअल इंटरवेंशन की जरूरत नहीं है, सिंगल क्लिक की। ये सारा कुछ आप जब सेट कर देते हो ये ऑटोमेटिक हो रहा है। अच्छा, इसके बाद क्या है, आगे भी चीज़ें लेके चले फिर, और लास्ट पे फिर दोबारा इस पे देखते हैं। आप इसके बाद क्या यूज़ करते हो? आप कोई बिल्ड टूल यूज़ करते हो। क्या? बिल्ड टूल। आप फिलहाल के लिए मैं जो ले रहा हूँ ना, मैं एनसिबल को ही ले लेता हूँ। आप एनसिबल को एज अ बिल्ड टूल भी यूज़ कर सकते हो, वो वैसे कन्फिगरेशन मैनेजमेंट टूल है, आप ले सकते हो। और भी हैं लेकिन मैं फिलहाल एनसिबल की एग्जाम्पल ले रहा हूँ। तो मैं कहता हूँ अब अपनी एप्लीकेशन को कहीं डिप्लॉय भी तो करना है ना, तो या तो मैं एनसिबल को भी किसके साथ पहले इंटीग्रेट करूँगा? मैं एनसिबल को भी पहले अपने जंकिन्स के साथ इंटीग्रेट करूँगा। ठीक है जी, एनसिबल को मैंने अपने जंकिन्स के साथ इंटीग्रेट किया। अब याद रखना, ये जो किसी एक सर्वर के ऊपर आप ये एप्लीकेशन नहीं चल रही होती, आप ये एप्लीकेशन मल्टीपल इन्वायरमेंट्स पे चल रही होती है। जैसे अगर आप लोग कभी आपने जाके किसी कंपनी में काम करते हैं, वो लोग मेरी बात से इत्तेफाक करेंगे कि आपके डिफरेंट इन्वायरमेंट होते हैं। जैसे डेव इन्वायरमेंट, इसमें आपके पास ये इन्वायरमेंट के अंदर एप्लीकेशन चल रही है डेवलपर्स के लिए, उसमें आप डेवलपर्स अपनी टेस्टिंग टूस्टिंग कर रहे हैं। आपके पास डिफरेंट इन्वायरमेंट्स होते हैं। जैसे एक इन्वायरमेंट आपके पास होता है QA का इन्वायरमेंट। ये QA का इन्वायरमेंट होता है, ये जो क्वालिटी इंश्योरेंस की टीम है वो अपनी टेस्टिंग वगैरह कर रहे होते हैं। आपके पास लेट्स सपोज मैं सिर्फ 3 ही इन्वायरमेंट ले रहा हूँ, तो आपके पास एक और फिर इन्वायरमेंट आता है जिसको हम लोग कहते हैं प्रोड का इन्वायरमेंट। प्रोड इन्वायरमेंट, ये प्रोडक्शन का इन्वायरमेंट जहाँ पे बेसिकली आपके एप्लीकेशन क्लाइंट एक्सेस कर रहे हैं। तो विद द हेल्प ऑफ एनसिबल मैं फिर क्या कर रहा हूँ, अपनी एप्लीकेशन को इन तीनों के ऊपर क्या कर रहा हूँ, इन तीनों के ऊपर डिप्लॉय करा रहा हूँ, QA पे भी और इधर भी। ठीक है, एनसिबल के साथ मैंने इन तीनों के ऊपर अपनी एप्लीकेशन को क्या किया, डिप्लॉय किया। जब आप अपनी एप्लीकेशन को इस तरह डिप्लॉय करते हो तो इसको ऐसे ही लवारिस नहीं छोड़ सकते, आपको कोई ना कोई मॉनिटरिंग टूल्स के साथ इनकी मॉनिटरिंग करनी होती है। जैसे मैं कहता हूँ मैं कोई मॉनिटरिंग टूल यूज़ करता हूँ यहाँ पे, और मैं यहाँ पे यूज़ करता हूँ, लेट्स सपोज मैं यहाँ पे फ़िलहाल के लिए मॉनिटरिंग टूल्स लिख देता हूँ। हम लोग प्रोमेथियस या ग्राफाना या कोई भी टूल देख लेंगे अपनी कोर्स में जो हमने इंक्लूड करना है। मॉनिटरिंग टूल्स यूज़ करके हम क्या करते हैं, हम इन तमाम सर्वर से, ये जो सारे हैं, इन तमाम सर्वर से बेसिकली फैक्ट्स या कोई डाटा ले रहे हैं और उसके साथ हमें पता चल रहा है कोई प्रॉब्लम तो नहीं आई। लेट्स सपोज किसी वजह से मेरी एप्लीकेशन डाउन है, मुझे कैसे पता चलेगा? मॉनिटरिंग टूल बताएंगे भाईजान वो आपकी एप्लीकेशन डाउन है। तो हम लोग क्या करेंगे, हम मॉनिटरिंग टूल पे इस तरह से करेंगे, जैसे ही मेरी एप्लीकेशन अगर कोई डाउन होती है तो ऑटोमेटिकली क्या होए, ऑटोमेटिकली हमारी कोई यहाँ पे बैठी होगी सपोर्ट की टीम। ठीक है, हम कहते हैं कि हमारी कोई सपोर्ट की टीम बैठी हुई है, तो ऑटोमेटिकली क्या हो, ऑटोमेटिकली ये होए कि वो वाला वैसे ज़्यादा सही था, उसमें ईमेल पहले ही बनी हुई है। अच्छा, यहाँ पे हम कहते हैं कि ऑटोमेटिकली क्या काम हो, ऑटोमेटिकली ये काम हो कि आपकी इस स्पोर्ट की टीम को, ये जो आपकी स्पोर्ट की टीम है, स्पोर्ट की टीम को क्या हो, ऑटोमेटिकली ईमेल या स्लैक का नोटिफिकेशन या जो भी आप कन्फिगर करो, आप सब कुछ कन्फिगर कर सकते हो। और ये हमने कन्फिगर करना है हमारे कोर्स में, स्लैक कन्फिगर कैसे करते हैं, ईमेल वगैरह, और ये चीज़ें ये कोई
इस तरह नहीं कि सिर्फ मैं हवाई बातें कर रहा हूँ। तो या मॉनिटरिंग टूल्स पे हम लोग कह सकते हैं कि कोई प्रॉब्लम आया सपोर्ट टीम पे आए, अब वो सपोर्ट टीम फिर क्या करेगी, वो देखेगी किस तरह का प्रॉब्लम है, वो वो प्रॉब्लम डेवलपर्स का है, वो प्रॉब्लम डेवऑप्स इंजीनियर का, वो किसका है। लेट्स सपोज वो कहता है कि वो प्रॉब्लम डेवलपर्स का है, तो विद द हेल्प ऑफ किसी टिकटिंग टूल जैसे जीरा या कोई भी टिकटिंग टूल है, वो उस डेवलपर को मेंशन करेगी और वो उसको कहेगी भाई ये तुम्हारा एरर आया है, अपना दोबारा ठीक करो। और वो जब दोबारा ठीक करेगा, वो दोबारा पुश करेगा, वो सारा प्रोसेस दोबारा होगा, वो चेक करते हुए। ये कहते हैं, इसको कहते हैं अपनी CI/CD पाइपलाइन, आप इसको कह सकते हैं। जस्ट एक बेसिक ओवरव्यू दिया है मैंने आपको, इसलिए ताकि आपको थोड़ा बहुत, क्योंकि अगर बिल्कुल कोई बंदा नया नया डेवॉप्स पे, उनको इतने ज़्यादा टूल्स देख के पता ही नहीं चल रहा है क्या 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 है। मैंने सिर्फ आपको बताया कि इन टूल से क्या क्या होता है, थोड़ा बहुत आपको आप कह लो हाई लेवल ओवरव्यू दिया आपने इन टूल्स का। तो ये बड़ा इम्पोर्टेंट है आप लोगों को, जैसे थोड़ा बहुत आप लोगों को पता हो, आपको पता हो क्या आप करने के जा रहे हो। आई होप मेरे ख्याल से मैंने चीज़ें कवर की हैं। अगर कोई चीज़ इसमें डायग्राम में मैं कोई मिस कर रहा हूँ या कोई चीज़ रहती है, तो आप लोग कमेंट्स में मुझे बता दीजिएगा कि ये चीज़ आप मेंशन कर सकते थे। अच्छा, उसके अलावा एक और चीज़ आप लोगों ने एक चीज़ जब आप आउटलाइन देखोगे, आप लोग कहोगे इन्होंने तो सारे टूल यूज़ किए, सिवाय उन्होंने डॉकर और क्यूबरनेटिस यूज़ नहीं किया। अच्छा, डॉकर और क्यूबरनेटिस हर एप्लीकेशंस पे नहीं यूज़ कर सकते आप। जैसे अगर आप मैं आपको कहता हूँ, आप ये नहीं, आपने डॉकर के फ़ायदे पढ़ लिए, क्यूबरनेटिस के फ़ायदे पढ़ लिए, हर एप्लीकेशन को उठाओ और इस पे डिप्लॉय करो। कोई एप्लीकेशन होती नहीं है इस तरह से डिप्लॉय करने वाली। तो आपके पास बेसिकली दो तरह की एप्लीकेशन होती है, हमने इसको कोर्स में पढ़ना है। जस्ट एक वैसे ही बता रहा हूँ आपको। एक को हम लोग बोलते हैं मोनोलिथिक एप्लीकेशंस, एक को बोलते हैं हम माइक्रो सर्विसेज आर्किटेक्चर्स। ये मोनोलिथिकल ऐप है, और एक आपके पास माइक्रो सर्विस आर्किटेक्चर्स है। अब जो मोनोलिथिकल एप्लीकेशंस होती है ना, उनके अंदर डॉकर और क्यूबरनेटिस का कंसेप्ट कह लो नहीं है, उनको ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि वो एक टिपिकल 3 टायर या 2 टायर एप्लीकेशंस होती हैं। जैसे एक फ्रंट एंड पे, एक फ्रंट एंड है, पीछे बैक एंड है, पीछे डेटाबेस है, बस। एक उनके अंदर आप कह लो कि उस पर आपको डॉकर और क्यूबरनेटिस की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आपके पास माइक्रो सर्विसेज है, माइक्रो सर्विसेज क्या है, छोटा सा बता रहा हूँ, हमने डिटेल में सारा कुछ पढ़ना है, हमारा काफ़ी डिटेल में चीज़ें हैं। मैं बता रहा हूँ कि जैसे उन्होंने अपनी एप्लीकेशन को माइक्रो सर्विसेज में इस तरह से बनाया है कि हर एक छोटा मॉड्यूल एक अलग एप्लीकेशन है। जैसे लॉगिन की एप्लीकेशन एक अलग मॉड्यूल है, और कोई बंदा कार्ट से कोई चीज़ परचेज कर रहा है, पेमेंट गेटवे, ये तीनों चीज़ें एक अलग अलग एप्लीकेशन है। आप उन तीनों को अलग अलग एक मैनेज करो, ये माइक्रो सर्विस आर्किटेक्चर है, उनमें आपका डॉकर और क्यूबरनेटिस काम आता है। बाकी इससे ज़्यादा अभी बताऊंगा तो कंफ्यूज हो गए, तो इतना फ़िलहाल समझ लो कि ये है। अब चले जाते हैं हम लोग अपनी आउटलाइन के ऊपर। अगर मैं आपको आउटलाइन दिखाऊं, तो आप लोग ये देखोगे कि ये जी आउटलाइन है। सबसे पहले तो आपकी जो ये ट्रेनिंग होगी, ये बेसिक से स्टार्ट होकर एडवांस लेवल पे जाएगी। हैंड्स ऑन ट्रेनिंग है। मैंने जो लोगों ने मुझसे पहले पढ़ा है वो लोग तो जानते हैं मेरा जो पढ़ाने का स्टाइल है। जिन्होंने नहीं पढ़ा उन लोगों को एक्सप्लेन करना पड़ेगा कि मैं बिलीव करता हूँ प्रैक्टिकल काम में ज़्यादा करवाने का, मैं थ्योरेटिकल चीज़ों को इतना नहीं करवाता। इसका ये बिल्कुल मतलब नहीं है कि मैं बिल्कुल थ्योरी नहीं कराऊंगा। इसका ये मतलब है कि मेरा थोड़ा स्टाइल इस तरह से है कि कोई टूल स्टार्ट हो रहा है या कोई नई टेक्नोलॉजी स्टार्ट हो रही है ना, उस टेक्नोलॉजी का आपको पता नहीं और मैं प्रैक्टिकल स्टार्ट कर दूँ, ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो मैं उस लेवल तक और उतना सारा कुछ आपको ज़रूर दूंगा जितना आपको मार्केट और इंटरव्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से और वो सारी चीज़ें आपको चाहिए, वो सारा कुछ आपको ज़रूर मिलेगा। और लेकिन मैं ये बिल्कुल नहीं करूँगा कि मैं आपको थ्योरी पढ़ा पढ़ा के टूल्स आगे गुजारता जाऊँ और बिल्कुल बेसिक बेसिक प्रैक्टिकल कराऊँ और ख़त्म करूँ। हमारा इंशाल्लाह आप देखेंगे बहुत अच्छा ये जाएगा हैंड्स ऑन। उसके बाद हमारे यहाँ पे रियल टाइम यूज़ केसेस इंक्लूड हैं। जैसे रियल टाइम जो जैसे CI/CD पाइपलाइंस हैं, ये वो उस तरह से हम यूज़ केसेस को इम्प्लीमेंट करके देखेंगे। जॉब ओरिएंटेड ट्रेनिंग है, अगर आप इसको अच्छी तरह से प्रैक्टिकली करते हैं तो आपको इंशाल्लाह जॉब ढूंढने में कोई मसला नहीं होएगा। इस ट्रेनिंग में आपके क्योंकि मैं आपको क्लासरूम में ऐड करूँगा और इसमें आपके क्विजेज, असाइनमेंट्स और क्लास प्रोजेक्ट्स इंक्लूड होंगे, जिससे आपकी प्रोग्रेस को मॉनिटर किया जाएगा, जिसके रिलेटेड आपकी बेसिकली आगे जो भी डिसीजंस वगैरह उस आपके लिए जाएंगे। जो भी सॉफ्ट मटेरियल आपको चाहिए होगा इस कोर्स के लिए, वो कंपनी आपको प्रोवाइड करेगी और वो आपको मिल जाएगा। अच्छा, ये बेसिकली आपकी ओरिएंटेशन की क्लास में जो चीज़ें थी ये हम लोगों ने देखी हैं, वाटरफॉल मॉडल और वो सारी चीज़ें। लाइनक्स है,
लाइनक्स मैं ये सब चीज़ों पे इतना डिटेल अब नहीं डिस्कस करने लगा, जस्ट मैं सिर्फ दो दो लाइन पे बता के हम आगे जा रहे हैं। लाइनक्स पे हम बहुत क्या कहते हैं कमांड्स के ऊपर फोकस करेंगे, जो भी सारी चीज़ें हमें चाहिए एज अ डेवऑप्स इंजीनियर, और मैंने कुछ कमांड्स ऐसे मेंशन भी करती हैं। तो ये लाइनक्स को हम लोग कवर करेंगे। नेक्स्ट हमारा शेल स्क्रिप्टिंग, आपको पता है ऑटोमेशन की बात हो तो आपको स्क्रिप्टिंग ना आए तो ये हो नहीं सकता। तो मैंने अपने कोर्स में शेल स्क्रिप्टिंग इंक्लूड किया। अगर आपको पाइथन आती है आप पाइथन स्क्रिप्टिंग भी कर सकते हैं। उसके बाद गिट है। ये अब आपको उस डायग्राम के बाद थोड़ा सा चीज़ें और क्लियर होने लगेगी कि ये किस लिए काम यहाँ पे कर रही है। फिर मैवन किस लिए काम कर रहा है मुझे बताने की ज़रूरत नहीं, आपको पता है ये बिल्ड टूल है। टॉम कैट आपको पता है एक एप्लीकेशन सर्वर है। सोनर क्यूब आपको पता है टेस्टिंग के लिए हम यूज़ करेंगे। नेक्सस एक आर्टिफैक्ट रिपोजिटरी है। जस्ट मैं एक लाइन बता रहा हूँ, क्यों? क्योंकि मैंने वहाँ पे थोड़ा डिस्क्राइब किया है। ये चीज़ें हम लोग कवर करेंगे। जंकिन्स मैं बताऊँ, मैं उस तरह से नहीं करूँगा कि जो टूल्स इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट से मतलब ये नहीं है कि हम कोई चीज़ ऐसे स्किप कर रहे हैं। मतलब अगर कोई टूल है जो मुझे पता है कि यार इस टूल की मार्केट पे इंपॉर्टेंस ये है कि अगर आपको लेट्स सपोज इसकी इतनी कमांड्स आती हैं तो इनफ है, मोर देन इनफ है, और इतना ही आपको चाहिए, इससे ज़्यादा आपको थ्योरेटिकल ये वो चीज़ें करने की ज़रूरत नहीं है। तो मैं बजाय कि उस पर आपको ज़्यादा लेक्चर देता रहूँ और उसके ऊपर करता रहूँ, हम उन टूल्स पर ज़्यादा टाइम लगाएंगे जो मार्केट की डिमांड है। जैसे अगर आप देखें तो गिट भी आपको आना चाहिए। जैसे जंकिन्स एक बड़ा इंपॉर्टेंट टूल, अगर आप डेवऑप्स की जॉब सर्च करते हैं आप देखेंगे हर जॉब्स के ऊपर आपको पहली दूसरी लाइन पे नजर आएंगे आपको CI/CD पाइपलाइन बनानी आती है और ये वो सारी चीज़ें वो आपको आती हों। तो इस तरह के जो टूल्स हैं मैं उस पर ज़्यादा टाइम लगाऊंगा। जैसे जंकिन्स पे मैं काफ़ी अच्छा खासा टाइम लगाऊंगा। उसके बाद एनसिबल पे हम लोग अच्छा सा काम करेंगे। AWS क्योंकि मैं क्लाउड का ट्रेनर भी हूँ, तो मुझे पता है कि अगर मैं AWS एसोसिएट लेवल का सिर्फ पढ़ाऊँ तो मैं 2 से ढाई महीने इजीली इसके ऊपर हम चीज़ों पे कर सकते हैं। लेकिन मैं यहाँ पे 2 से ढाई महीने AWS तो नहीं करवा सकता, लेकिन मैंने यहाँ पे चीज़ें वो सारी लिखती हैं जितनी मुझे ज़रूरत है एज अ डेवऑप्स इंजीनियर आप लोगों को करवाने के लिए। तो ये जो जितनी चीज़ें मैंने मेंशन की हैं ये सारी चीज़ें हम लोग कवर करेंगे AWS के ऊपर। और डॉकर और कुबरनेटिस वेरी इंपॉर्टेंट, हम लोग इस पर अच्छा खासा टाइम लगाएंगे अपने कोर्स का, और इस पर हम काफ़ी डिटेल से हैंड्स ऑन काम कर रहे होंगे। और फिर मॉनिटरिंग का कोई टूल यूज़ करेंगे, और फिर टेराफॉर्म पे थोड़ा सा काम करेंगे। और एक ये स्पेशल मॉड्यूल है, ये आप लोगों के लिए कह लो कि ये एक रियल टाइम प्रोडक्शन का प्रोजेक्ट है। मेरे पास डिफरेंट मैंने जो प्रोजेक्ट किए हैं उनमें से कोई एक प्रोजेक्ट है जो कि मैंने जो पास्ट पे किया हुआ है काम। मैं वो प्रोजेक्ट का कोड और वो सारा कुछ तो नहीं दे सकता, लेकिन मैं ये कह सकता हूँ कोई डेमो एप्लीकेशंस कोई भी इंटरनेट से लेके या कोई चीज़, लेकिन उन टूल्स को यूज़ किया जाए, उन बेस्ट प्रैक्टिसेस को यूज़ किया जाए, उन सब कुछ को यूज़ करके एक एप्लीकेशन डिप्लॉय करेंगे और वो सारा आपके टूल्स बीच में यूज़ होंगे। ये आपके स्पेशल मॉड्यूल है, ये आपके वो जो कोर्स का ड्यूरेशन उससे सेपरेट है, ये आपके इंक्लूड नहीं है। ये एक स्पेशल मॉड्यूल है। ये एज अ इस तरह से रखा है कि ये फ्री ऑफ कॉस्ट है टॉप 5 स्टूडेंट्स के लिए, जो कि क्विजेज और असाइनमेंट्स और क्लास प्रोजेक्ट के ऊपर मैं देखूंगा कि अकॉर्डिंग टू योर सीरियसनेस और किस तरह से आप इस कोर्स को लेके चल रहे हैं, उसके 5 जो टॉप स्टूडेंट्स हैं उनके लिए तो ये बिल्कुल ये फ्री होंगे। और ये जो लोग इसके अलावा भी करना चाहते हैं तो ये बिल्कुल मैं कोई इसकी ज़्यादा प्राइस नहीं, बिल्कुल एक मिनिमम सी प्राइस जो किसी को लगे कि यार ये तो कुछ भी नहीं, वो प्राइस भी सिर्फ इसलिए होगी कि अगर आप लोग चाहते हैं कि ये करना तो मुझे सिर्फ सीरियस वाले स्टूडेंट्स चाहिए, ये नहीं कि कोई बंदा ऐसे आ रहा है और वो काम कर रहा है नहीं कर रहा है, मुझे सीरियस चाहिए, इसलिए वो छोटा सा भी अमाउंट होगा। और अगर मुझे ऐसे लगे कि 5 से ज़्यादा ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो जो आप कह लो कि अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, तो मैं ये जो फ्री वाला है 5 से ज़्यादा स्टूडेंट्स को भी दे सकता हूँ। तो ये बेसिकली आप लोगों पे है, पर फिलहाल के लिए 5 ही है। अच्छा, ये प्रोजेक्ट इस तरह होगा, आप लोगों ने देखा होगा कि आप लोगों को कहीं पे भी जाते हैं आप इंटरव्यू के लिए तो वो आपसे एक्सपीरियंस मांगते हैं और आपके पास एक्सपीरियंस होता नहीं और वो कहते हैं हम जॉब नहीं दे सकते। तो बंदे के माइंड में क्वेश्चन आता है कि सर आप जॉब देंगे नहीं तो एक्सपीरियंस कैसे आएगा। तो एक तो तरीका होता है फिर आप जैसे इंटर्नशिप और इस तरह से ढूंढते हैं, दूसरा है आप कोई प्रोजेक्ट्स करते हो। तो ये इस लेवल का प्रोजेक्ट्स होगा कि आप अगर आप इसको अपनी CV पे लिखते हो और आप ये भी कह सकते हो कि मैंने ये लेट्स सपोज कि ये 4 से 5 महीनों में या 6 महीनों पे प्रोजेक्ट किया है, XYZ कंपनी के लिए किया है, या आप कह सकते हो मैं एज अ फ्रीलांसर जिस तरह से भी मैंने किया है, और आप उसको अच्छी तरह से CV पे एक्सप्लेन कर सकते हो। तो ये एज एक्सपीरियंस आप शो कर सकते हो। तो ये एक स्पेशल
इनिशियल मॉड्यूल था। इसके अलावा जो मैंने बताया ना रियल टाइम यूज़ केसेस, तो ये कुछ रियल टाइम यूज़ केसेस हैं। आप लोगों के पास क्या कहते हैं आउटलाइन वगैरह है, तो आप लोग इन आउटलाइन देख सकते हो कि ये यूज़ केसेस किस तरह से, ये सारे हम लोगों ने कवर करनी है थ्रू आउट द कोर्स। तो ये थी जी हमारी ओरिएंटेशन क्लास। आई होप आप लोगों को मुश्किल नहीं हुई होगी किसी भी चीज़ के अंदर, और आप लोगों ने थोड़ा सा चीज़ें नई आप लोगों को सीखने के लिए मिलेंगी। तो अगर कोई चीज़ रह गई तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं कि ये चीज़ मुझे समझ नहीं लगी। और मैंने फिर दोबारा आपको पहले भी बताया था, अगर किसी के पास आउटलाइन नहीं है या कोई कोर्स के रिलेटेड इन्फॉर्मेशन लेना चाहता है, तो ये हमारी ईमेल है, आप इसको ईमेल कर सकते हैं। तो हमारा कोई भी जो सपोर्ट टीम में बंदा है वो आपसे जो है कांटेक्ट करेगा और वो आपसे डील कर लेगा कि कोई भी आपकी प्रॉब्लम है। और फिर लास्ट पे मैं आपको बता दूं, यहाँ पे अ, अगर आप यहाँ पे जाते हैं तो फेसबुक पे अगर आप देखोगे तो हमारे पास ये इस नाम से हमारा एक पेज है। आपने इसको बेसिकली जाके करना है। आप ये देखेंगे ये यहाँ पे डिफरेंट क्वेश्चंस आ रहे हैं। जैसे ये अगर एक क्वेश्चन आया, आप इसका आंसर कमेंट पे करेंगे तो हमारी कोई जो टीम है वो आपको इसका बताएगी कि आपने ठीक किया या नहीं। आपके डिफरेंट तरह की आप देखें, ये सिर्फ आते जाते आप सिर्फ कहीं पे लेट्स सपोज बार्बर की शॉप पे बैठे हैं, आप सिर्फ देख रहे हैं, आप इसको कर रहे हैं, ये भी एक लर्निंग का वे है। आपको इंटरेस्टिंग टेक्नोलॉजी ट्रेंड्स और ये वो चीज़ें आपको इस पेज पे मिलेंगी, तो आपने इसको भी जाके फॉलो कर लेना है। ठीक है जी, आई होप आप लोगों को सेशन से मज़ा आया होगा, और इंशाल्लाह फिर हम लोग मिलते हैं कोर्स पे। थैंक यू।